अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉडल पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 11th क्लास का 2026 का मॉडल पेपर है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर पर, कंप्लीटली सॉल्व किया है, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। काफी बड़ी वीडियो है और काफी हेल्पफुल है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको लाजमी देखें, क्योंकि आपको पता है 15 तारीख को दिसंबर टेस्ट हो रहा है पूरे पंजाब बोर्ड्स का, और इंशाल्लाह इसके बाद फ्लेक्स का भी मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में मैंने कोशिश ये की है कि सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस पर बात की है कि कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, रिमूव हो चुके हैं और कौन से आ रहे हैं। आप उन डिलीटेड टॉपिक्स को अभी से क्रॉसेस लगा ले, उनको बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना, और ये टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ बात होगी अगर वो टॉपिक्स आप कवर करेंगे। वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हटा दें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, और जो टॉपिक्स हैं उनको भी निकाल दें। और ये चीज मैंने नोटिस किया है कि कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल पेपर है वो ज्यादातर एक्सरसाइज से बना है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम सेटर होता है वो एक्सरसाइज में से ही देगा। वहां पर क्लियरली मेंशन है कि कंटेंट जो बुक है उसमें से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एक्सरसाइज भी करें, वो वाली जो कि आ रही है, जो रिड्यूस्ड है, जो डिलीट होगी, वो वाला पोर्शन निकाल दें और चैप्टर के अंदर से भी रीड करके आए। और आपको पता है कंप्यूटर साइंस में ज्यादातर थ्योरेटिकल कंटेंट है और कुछ प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स भी हैं, लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग के 2 चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसमें इसके बजाय कि आप बलांडी रट्टा मारें, आप थोड़ा सा कंसेप्ट और कीवर्ड्स मेमोराइज कर लें, वो आपको हेल्प करेंगे टू राइट द आंसर्स ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चंस। क्योंकि स्टूडेंट क्या कहते हैं, रट्टा मारते हैं और जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर उनको स्टार्ट भूल जाए तो फिर वो वहां पर लिख नहीं पाते। तो इस चीज से जान छुड़ाएं और अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखना स्टार्ट करें। लेट्स से आपको जैसा कि पता है क्वेश्चन 2, 3 और 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला है सब्जेक्टिव टाइप 2, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेट्स से आपको 4 या 5 आते हैं, 1 या 2 आपको नहीं आते, तो इसके बजाय ब्लैंक छोड़ के आ जाएंगे, आपको नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आती है वो लिखना स्टार्ट करें इंग्लिश के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे। 2 की जगह चलो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सही, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पर एक प्लेलिस्ट जारी कर रहा हूं जो कि आपको फर्स्ट ईयर में भी हेल्प करेगी और सेकंड ईयर में भी बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट हेल्प करेगी, और इसको लाजमी देखिएगा। फिर भी पूरी वीडियो देखिए आप और मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। कोई अगर कोई चीज समझ नहीं आई, कोई मिसिंग है, और फिजिक्स के लिए आपकी कोई इनपुट हो उसके मॉडल पेपर के लिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सो सबसे पहले हम देखते हैं रिड्यूस सिलेबस या स्मार्ट सिलेबस, जिसको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं कि कौन से टॉपिक्स रिटेन रखे गए हैं और किन को डिलीट किया गया या रिमूव किया गया है। ये आपने मार्क कर लेना है, हर चैप्टर में आप निशान लगा लें कि कौन सा टॉपिक रिमूव हो गया उस चैप्टर में से। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में से, जो कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, 1.5 जो टॉपिक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जो पेज नंबर 9 to 13 तक है, ये नहीं आ रहा। और एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसको काट दे, जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं ना 5 और 6 उसको काट दे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1, 3 और 4 उनको काट दे। यानी बुक में जाकर इन एमसीक्यूज को, इन शॉर्ट क्वेश्चन और इन लॉन्ग क्वेश्चंस को डिलीट लगा दे, उन पर कांटा लगा दे। ठीक है, बुक में से आपको पता है कि इनमें से पेपर नहीं आना और ये तैयार करने का फायदा ही कोई नहीं है। जो सेकंड चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें जो टॉपिक 2.8 है, 2.9 है, 2.10 है, ये तीनों टॉपिक्स पर आप कांटा लगा दें, क्रॉस लगा दें बुक में से। ठीक है, और ये पेजेस मेंशन है, इन पेजेस पर ये टॉपिक्स हैं। अब एक्सरसाइज में आ जाए, जो एमसीक्यू नंबर 6 है वो नहीं आ रहा, और जो शॉर्ट क्वेश्चन 5, 8 है वो नहीं आ रहे, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड सी पार्ट नहीं आ रहा। सिमिलरली चैप्टर 3 में 3.3.3 जो है कंप्लेक्सिटी क्लासेस, पी, एनपी, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट, ये नहीं आ रहा है, ये इन पेजेस पर मौजूद हैं, इन पर कांटा लगा दें। एक्सरसाइज में 2 से 4 तक यानी 2, 3 और 4 एमसीक्यू नहीं आ रहे, कांटा लगा दे, और पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ये नहीं आ रहा। अब चौथे चैप्टर में आ जाए, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, इसमें पूरा चैप्टर रिटेन रखा गया है, यानी सारे का सारा चैप्टर आ रहा है, कोई टॉपिक या सब टॉपिक या एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ। अगर हम 5वें चैप्टर की बात करें जो कि डाटा एनालिटिक्स पर है, इसमें 5.3 टॉपिक नहीं आ रहा, 5.4.1 विच आर बॉक्स प्लॉट्स ये नहीं आ रहे, एक्सरसाइज के एमसीक्यू 1, 4, 5, 7, 8 ये नहीं आ रहे, शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 नहीं आ रहा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले 2 नहीं आ रहे, इन पर भी कांटा लगा दें एक्सरसाइज में जाकर। और चैप्टर 6 में जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, 6.4 टॉपिक नहीं आ रहा, 6.5 नहीं आ रहा, यानी ब्लॉकचेन और उसकी जो एप्लीकेशंस और इंप्लीकेशंस हैं ये नहीं आ रहे, इस पर क्रॉस लगा दें। एक्सरसाइज में एमसीक्यू 3, 5, 8 इन पर कांटा लगा दें, और शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 नहीं आ रहे, लॉन्ग क्वेश्चन 4 नहीं आ रहा। सिमिलरली जो 7 चैप्टर है लीगल एंड एथिकल
एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स, इसमें डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट 7.3 टॉपिक नहीं आ रहा। एक्सरसाइज में एमसीक्यू 5 निकाल दें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर कांटा लगा दें और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आ रहा। और चैप्टर 8 में ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, इसमें पूरा चैप्टर रिटेन रखा गया है, कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, ये पूरे का पूरा चैप्टर आ रहा है। जिस तरह चैप्टर 4 भी पूरे का पूरा आ रहा था, चैप्टर नंबर 8 भी पूरे का पूरा आ रहा है, कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ। और लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इसमें जो टॉपिक नंबर 9.5 है फाइनेंशियल कांसेप्ट्स ऑफ बिजनेस, इसको रिमूव कर दें, एमसीक्यू ये हटा दें और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं आ रहा। ये हो गया जी आपका स्मार्ट सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस। अब हम देखते हैं पेयरिंग स्कीम और हर चैप्टर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में से। सो ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है जी, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और पहला जो पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसके 15 मार्क्स हैं और आपको 20 मिनट्स टाइम मिलेगा। फिर सब्जेक्टिव पार्ट होगा, उसके 2 घंटे 10 मिनट आपको मिलेंगे और उसके मार्क्स होंगे 60 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव के 15, सब्जेक्टिव के 60 मार्क्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, ऑल्दो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक, हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन मैंने बाकी शॉर्ट और लॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। सो चैप्टर 1 में से 3 एमसीक्यू आ रहे हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रही है। देखें यहां पर नजर आ रहा है आपको कि जो सब्जेक्टिव पार्ट 2 का क्वेश्चन 2 होगा, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लिए जाएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से। 1 to 8 ये क्वेश्चन 2 इन चैप्टर से कंस्ट्रक्ट होगा और चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और हर शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? 2 है, 4 2s are 8, सो 3 + 8 11 मार्क्स आपके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में से। और चैप्टर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 1 एमसीक्यू आ रहा है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 2s are 6, सो 1 + 6 + 8, सो टोटल 15 मार्क्स आ रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 3 से कितने आ रहे हैं? इससे भी 15 आ रहे हैं, 1 एमसीक्यू आ रहा है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 4 में भी 15 आ रहे हैं, 1 एमसीक्यू आ रहा है, 3 शॉर्ट आ रहे हैं और 1 लॉन्ग आ रहा है। चैप्टर 5 में 16 मार्क्स आ रहे हैं, 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आ रहा है। जो चैप्टर 6 है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा, इसमें 1 एमसीक्यू आएगा और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये आपको यहां से पता चल रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 2s are 8, सो ये 8 मार्क्स बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए, 1 एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 लॉन्ग आ रहा है, तो 14 मार्क्स। चैप्टर 8 में से 6 नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर 9 में से 8 मार्क्स आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देखें आपके 75 मार्क्स में से ये जो 15 के हैं ना, ये आपके आने चाहिए और 16 मार्क्स के आ जाएं और 14 के कर लें। बाकी चैप्टर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट करना है क्वेश्चन 2 में से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टोटल क्वेश्चन कितने हैं जी? 9 क्वेश्चन है, 4 3 7 और 2 9, इसमें से 6 करने हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 कर लें और चैप्टर 2 कर लें तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने करने कितने हैं? 6 करने हैं, आगे आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर नंबर 3 6 और 7 से लिया जाएगा। 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, छठे चैप्टर से 4 आएंगे और 7 में से 2 आएंगे। अब आपकी मर्जी है, कोई से 2 कर ले, आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से आए, मॉडल पेपर के अंदर उसे ज्यादातर चीजें एक्सरसाइज में से ली हैं, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है जो फाइनल एग्जाम आएगा कि एक्सरसाइज में से ही बनेगा। एक्सरसाइज मैंडेटरी है, करनी है, लेकिन अंदर से भी चीजें आएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो क्वेश्चन 4 है ये चैप्टर नंबर 4 5 और 9 में से बनेगा और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने करने कितने? 6। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जो कि सब्जेक्टिव पार्ट 3 है और आपके टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, करने कोई से 3 है। हर लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा और वो 8 मार्क्स का होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर 2 से आएगा, क्वेश्चन 6 चैप्टर 3 से, क्वेश्चन 7 चैप्टर 4 से, क्वेश्चन 8 चैप्टर 5 से और क्वेश्चन 9 चैप्टर 7 से। यानी चैप्टर 1 से कुछ नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 6 से कुछ नहीं आ रहा, चैप्टर नंबर 8 और 9 से भी कुछ नहीं आ रहा। तो इनमें से कोई से 3 चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, लेट्स से 2 3 एंड 4 करते हैं या कोई से करते हैं, तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। ये ना हो कि वो टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लें जो कि स्मार्ट सिलेबस में डिलीटेड हैं
इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हम करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सो ये हमारे पास है जी मॉडल पेपर, और पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट 1। इसमें एमसीक्यूज 15 है और 20 मार्क्स गिवन होंगे। इसको हम करते हैं और आपको सर्कल को फिल करना होगा। वहां पर बबल्स होंगी, सर्कल्स होंगे और ओएमआर शीट्स होंगी, कंप्यूटराइज चेक होंगी। आपने देखकर ध्यान से कंप्लीटली सर्कल को फिल करना है। अब हम करते हैं पहला एमसीक्यू, डैश डिजाइन पैटर्न। अब अगर आप बुक देखें तो उसमें 4 डिजाइन पैटर्न गिवन है, फैक्ट्री, सिंगलटन, ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजी। तो इसमें कौन सा ऐसा पैटर्न है, इज अ वे टू मेक श्योर दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसोर्स इज क्रिएटेड ओनली वंस इन अ प्रोग्राम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी रिसोर्स या कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट हो, तो वो कहां क्रिएट होगा, वो सिंगलटन में आएगा। देखें ओनली वंस इन अ प्रोग्राम लिखा हुआ है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट या रिसोर्स को एक दफा क्रिएट करना है। हम उसको रीयूज कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। अगर दोबारा क्रिएट करेंगे तो पिछला वाला ही यूज हो रहा होगा बेसिकली। तो ये किस डिजाइन पैटर्न में होता है, सिंगलटन में होता है। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो किस किस्म का डिजाइन चूज करना है, तो वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो सिंगलटन है। बाकी डिजाइन पैटर्न आप बुक से पढ़ सकते हैं और इनके रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन्वॉल्विंग शॉर्ट साइकिल और स्प्रिंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में 2 मेथोडोलॉजीज का जिक्र है। एक वाटरफॉल मॉडल का जिक्र है और दूसरा हमारे पास एजाइल मेथोडोलॉजी गिवन है। ये वाइडली यूज होती है एजाइल मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे हुए, एगे लिखा हुआ है। अगर आप बुक देखें तो उसमें एजाइल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर स्क्रम है। ये जो स्क्रम मॉडल होता है ना, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कि एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है, उसमें जो स्टेप्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। ये जो स्प्रिंट्स है ना, ये स्प्रिंट्स आपके स्क्रम में होते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि बुक में ये वर्ड यूज ही नहीं किया गया। अगर आप पहले चैप्टर का एमसीक्यू नंबर 4 देखें और एक्सरसाइज में उसका आंसर देखें तो उसने एजाइल मेथोडोलॉजी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है, स्क्रम। स्क्रम में बेसिकली स्प्रिंट्स होते हैं और हर स्प्रिंट का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से लेकर 4 वीक्स तक होता है। कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है ना, वो इस ड्यूरेशन के अंदर हमने फिक्स करनी होती है कि 2 वीक्स के बाद जो क्लाइंट है, ठीक है, या यूजर है, वो हमें रिक्वायरमेंट अपडेट करेगा, फीडबैक बेसिकली देगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही जो क्लाइंट है वो कुछ रिक्वायरमेंट अपडेट कर सकता है कि भाई ये चेंजेस करें, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्प्रिंट्स होते हैं ये स्क्रम में होता है और स्क्रम बेसिकली एजाइल मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट करने का एक मेथोडिक फ्रेमवर्क है। सो इसका करेक्ट आंसर स्क्रम है। ऑल दो बुक में एजाइल मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर मेनली कंसर्न्ड विद। अब देखें जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, या फंक्शनल होते हैं रिक्वायरमेंट्स या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो नॉन फंक्शनल है ना, वो डिपेंड करती हैं कि सिस्टम की यूजेबिलिटी क्या है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। ये बाकी बिजनेस रूल्स और डाटा इनपुट वैलिडेशन, कोर लॉजिक ऑफ, इस पर डिपेंड नहीं करती, ये सारे फंक्शनल हैं। नॉन फंक्शनल सिंपल क्या है कि सिस्टम की यूजेबिलिटी किस तरह की है, परफॉर्मेंस किस कदम की है। इस पर हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका आंसर ए हो गया और ज्यादातर एमसीक्यूज उसने एक्सरसाइज में से लिए हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेटर डैश यूज फॉर एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन। एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन कहते हैं पावर को। फॉर एग्जांपल मैंने करना है कंप्यूट 2 की पावर 3, 2 रेज़ पावर 3, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर 8 आ जाएगा। यानी 2 को हम कितने दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, वो डबल स्टैरिक यूज होता है। यानी अगर हम पाइथन में ऐसे लिखते हैं 2, फिर लिखें स्टैरिक एक दफा, फिर लिखें स्टैरिक दूसरी दफा और फिर एक्सपोनेंट लिखें यानी 3 लिखें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बेसिकली 2 रेज़ पावर 3 विच इज 8। तो पावर के लिए हम डबल स्टैरिक यूज करते हैं। टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च इन अ ग्राफ। अब ग्राफ में 2 बेसिकली हमारे पास एल्गोरिथम यूज होते हैं। एक होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, उसको BFS कहते हैं, और एक हमारे पास है डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ के अंदर जब हम ट्रेवर्सल करते हैं बेसिकली। तो इन दोनों की जो टाइम कंप्लेक्सिटी है दैट इज O वर्टेक्स प्लस एजेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है। O क्या है, O को हम कहते हैं बिग O नोटेशन। ये बेसिकली बिग O नोटेशन हमें टाइम कंप्लेक्सिटी कंप्यूट करने में हेल्प करती है, बिग O। इस तरह स्पेस कंप्लेक्सिटी में हम बिग O भी यूज करते हैं। यानी ग्राफ के अंदर हमने हर नोड को और एज को ट्रेवर्स करने होता है, तो सारे नोड्स को करते हैं ट्रेवर्स और सारे एजेस को करते हैं। इस वजह से जो नोड्स को या वर्टिसेस को ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास टाइम कंप्लेक्सिटी होती है OV, और ये जो एजेस को ट्रेवर्स करने की होती है वो OE होता है। ठीक है, तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों एल्गोरिदम्स की सेम टाइम कंप्लेक्सिटी होती है।
नेक्स्ट एमसीक्यू आते हैं, एन ऑपरेशन दैट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। तो वो पॉप होता है। टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास ये टेबल है और इस टेबल में ये शेल्फ है और इसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, तो जो टॉप पर बुक पड़ी होगी ना, सबसे पहले वही रिमूव होगी ना, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो पॉप यूज होती है, बाकी यूज नहीं होती। ठीक है, पॉप का मतलब है कि ये किताब इधर से उठा ली जाएगी, इसको हम रिमूव कर देंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ये किताब हो जाएगी। टेबल पर आपने किताबें सेट की हुई है, पहली किताब, दूसरी, तीसरी, जो सबसे ऊपर पड़ी होगी उसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, वो उठा लेंगे, वो रिमूव हो जाएगी, बेसिकली डिलीट हो जाएगी। तो पॉप उस लिए। और यहां पर बुक को ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, पुश करते हैं उसके लिए। ठीक है जी। द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम वेरियस कहते हैं, ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे, और इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और उसका हम स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस बन जाती है। ठीक है जी, सिग्मा स्क्वायर। अ लाइन ग्राफ इज मोस्ट यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, कि टाइम के साथ चेंज थिंग्स में कैसे आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास है और यहाँ पर आपके पास टाइम है, तो उसके लिए हम लाइन ग्राफ यूज करेंगे। इस तरह करके ग्राफ होता है लाइन ग्राफ। ठीक है, कि किस टाइम पर कितना टेम्परेचर है, ये टाइम है कि लेट्स से सुबह 9 AM पर कितना टेम्परेचर था, 12 PM पर कितना आ गया, 1 PM एंड सो ऑन। इस तरह करके होता है, और ये ट्रेंड्स ओवर टाइम हमें बताता है क्या, लाइन ग्राफ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइनिंग पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। जब दोनों क्लाउड को आपने यूज करना है, दोनों को कंबाइन करना है, तो वो हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड होता है। ठीक है, जिस तरह हाइब्रिड गाड़ी होती है, वो बैटरी पर भी चलती है, गैस पर भी चलती है, या पेट्रोल पर भी चलती है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड जब कंबाइन होंगे तो वो हाइब्रिड क्लाउड कहलाएगा। द टाइप ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, तो वो स्पाईवेयर ही होता है। द थ्रेट इन्वॉल्विंग यूजर रीडायरेक्शन टू फेक वेबसाइट, अगर कोई लिंक आपके पास है जो कि फेक वेबसाइट पर लेके जा रहा है, या एक वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं लेकिन वो फेक वेबसाइट है, तो ऐसे काम बेसिकली किसमें होते हैं, फार्मिंग के अंदर। बूलियन ऑपरेटर यूज टू एक्सक्लूड अ टर्म, जब आपने निकालना है, एक्सक्लूड का मतलब है माइनस करो, निगेट करो, उसके लिए हम नॉट यूज करते हैं। एक्सक्लूड किस लिए, उसके लिए नॉट ऑपरेटर यूज होता है। Which of the following doesn't fall under the category of intellectual property? भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रेन के रिलेटेड होती है, आपके थॉट प्रोसेस से होती है, आपकी क्रिएटिविटी उसमें होती है, आपका माइंड इन्वॉल्व उसमें होता है। तो ये सारी चीजें जो है माइंड के रिलेटेड है, थिंकिंग प्रोसेस के रिलेटेड है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि एक फिजिकल थिंग है, इस वजह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग में हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो उसके लिए ये सोल्यूशन सोचने के लिए उस थिंकिंग को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। और लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द प्राइमरी गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट वैल्यू, कि आपने किसी रियल टाइम या प्रैक्टिकल या सोसाइटी के मसले को हल करना है और कोई वैल्यू क्रिएट करनी है, कोई एडिशन करनी है कि फलाने ये काम किया है। मिसाल के तौर पर जिस तरह चैट जीपीटी है, तो लोगों के काम आसान कर रही है ना, आप अपने सारे मामला उससे डिस्कस करते हो, उससे मशवरा करते हो, उससे चीजें सीखते हो, ठीक है, मिस्टेक्स को रिमूव करते हो, तो ये एक प्रॉब्लम ही सॉल्विंग है ना। फेसबुक आपके पास है, इंस्टाग्राम है, जितनी एप्लीकेशंस हैं, ये लोगों के लिए आसानी पैदा कर रही हैं। आल दो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, लेकिन एक्चुअली मेन पर्पस क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आप एक बिजनेस के थ्रू लोगों के मसाइल हल करते हो और वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव पार्ट 2 के लिए यानी क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड मैं एक दफा आपको गो थ्रू करा देता हूं कि पेपर में है क्या क्या। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होगा हमारे पास। क्वेश्चन 2 में से 6 पार्ट्स हमने करने होंगे आउट ऑफ 9 पार्ट्स। इसी तरह ये आप देख लें सारे पार्ट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं कुछ देर में। और क्वेश्चन 3 उसके बाद करेंगे, इसमें भी 6 पार्ट्स आउट ऑफ 9 करने होंगे, 12 नंबर हैं, और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन 4 भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट करेंगे। आज आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9, आप इसको रीड कर सकते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि बुक के अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन बताऊं ताकि आप बुक को भी देख सकें। और जहां पर मैंने फील किया कि ये बुक वाला थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर खुद से मैंने भी आंसर लिखे हुए हैं, जो आपको इजी लगे आप वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, या बाकी टॉपिक्स भी इसी तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग चैट जीपीटी भी आप उससे हेल्प ले सकते हैं, जीमिनाई को भी यूज कर सकते हैं। और फिर हम सब्जेक्टिव पार्ट 3 करेंगे, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं सारे के सारे ही सॉल्व करूंगा जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यहाँ पर हम बेसिकली सब्जेक्टिव पार्ट 2 और 3 कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने टिप लिखी हुई है कि आपने
एक्सरसाइज सारी के सारी करनी है, लेकिन वो वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं जो कि एक्सक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। इफ यू फॉरगेट द मेमोराइज्ड आंसर, यानी एग्जाम के अंदर लेट्स से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आपको 5 आते हैं, छठा नहीं आता, तो आपने फिर अपनी वर्डिंग में लिखनी है। ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड डोंट लीव एनी नेसेसरी पार्ट अनअटेम्प्टेड। नेसेसरी पार्ट का मतलब है 6 करने हैं 9 में से शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको आते ही 5 है, तो इसकी बजाय कि छठा आप छोड़ के आ जाए, आप अपने दिमाग में सोचें कि उसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिख के आए और रट्टा मार के ना आए। रट्टा मारेंगे भूल जाएगा। यानी अगर कुछ चीज मेमोराइज भी करनी है ना, तो लॉजिक बिल्ड करके मेमोराइज करें कि अगर आपको भूल भी जाता है इन वर्स्ट केस, तो उसके लिए आप क्या मतबादल लिख सकते हैं ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। 2 में से चलो 1 ही नंबर मिल जाए। और यहां पर अगेन मैंने दोबारा वो पेयरिंग स्कीम लिखी हुई है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एमसीक्यूज वाई कैसे होगी, और ये मैंने एमसीक्यूज के आंसर भी मेंशन कर दिए जो अभी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और इसमें मैंने चैप्टर वाइज भी लिख दिया है कि पहले चैप्टर से 4 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के, और दूसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 8वें में से 2 आएंगे। 1, 2 एंड 8 कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन 2 के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 जो कि सब्जेक्टिव पार्ट 2 है, उसका पहला पार्ट, वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये मैंने बुक का स्क्रीनशॉट बेसिकली पेस्ट किया हुआ है, और इसको पेस्ट करने का मकसद ये है कि आप लिंक रहें बुक के साथ कि बुक में कहां पर है। ठीक है जी, तो फर्स्ट चैप्टर में है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखें, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी होती है क्लाइंट से, जो यूजर है, ठीक है, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जो यूज करेंगे लोग, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो कुछ फंक्शनल होती हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, और साथ क्या करते हैं, व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि वो सिस्टम करेगा क्या, बेसिकली वो यूजर का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और डायरेक्टली रिलेटेड टू यूजर इंटरेक्शंस एंड सिस्टम टास्क, ये यूजर से लिंक्ड होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर टू लॉग इन। कोई सिस्टम हमने डेवलप किया, फॉर एग्जांपल ईमेल हमने बनाई एक, या फेसबुक बनाया, उसमें आप लॉग इन करेंगे। जिस तरह चैट जीपीटी में आप लॉग इन करते हो ना अपने जीमेल आईडी से, या चैट जीपीटी पर अलग से अकाउंट बनाते हो, तो ये यूजर के रिलेटेड है। 4 पॉइंट्स में लिख दिए। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम, के कंडीशंस क्या हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए उसमें, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये आपने मिस नहीं करना, ये की है। इसमें सिस्टम क्या करेगा वो है, इसमें कैसे करेगा, परफॉर्मेंस कैसे होगी सिस्टम की। ठीक है, परफॉर्मेंस के रिलेटेड है, यूजेबिलिटी के रिलेटेड है, या रिलायबिलिटी के रिलेटेड है सिस्टम। ठीक है, इसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, हम यूजर की बात कर रहे थे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। और इसमें एग्जांपल क्या है, द सिस्टम मस्ट लोड अ पेज इन अंडर 3 सेकंड्स। अब पेज ओपन हो रहा है तो 3 सेकंड के अंदर अंदर नया पेज आपका ओपन हुआ, आपने क्लिक किया, नया पेज इतने टाइम के अंदर ओपन हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी SDLC के अंदर टेस्टिंग फेज की क्या जरूरत है भाई, इसको क्यों डाला गया। जब तक हम कुछ केसेस को टेस्ट नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसको पहले टेस्ट तो करना है ना, इसके पहले कि उसको लॉन्च कर दिया जाए, उसको एंड यूजर यूज करे, तो आप पहले खुद कुछ केसेस को टेस्ट करें कि भाई सारे पेजेस ठीक काम कर रहे हैं, मैं क्लिक करता हूं तो वो चीज ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीजें टेस्ट करें। उस टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, कोई बग है, तो आइडेंटिफाई कम से कम हो जाएगा। लॉन्च करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये चीज चल रही है कि नहीं चल रही, यानी जो रिक्वायरमेंट्स आपकी थी क्या वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहां से पता चलेगा, टेस्टिंग फेज से। और ये बुक की बजाय मैंने अपने से लिखा है, ठीक है, ताकि इससे रिलेट कर पाए। हमेशा आपने देखना है कि जो क्वेश्चन है क्या उसका आंसर आपके पास है कि नहीं। अगर बुक का कोई पैराग्राफ आपने याद किया हो तो देखें क्या उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है कि नहीं। जब भी वाई आए, हाउ आए, व्हाट आए, तो आपने लाजमी देखना है कि जो आपका आंसर है क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। द टेस्टिंग फेज इज इंपॉर्टेंट इन SDLC बिकॉज इट आइडेंटिफाइज डिफेक्ट्स, एरर्स और बग्स। ये बेसिकली तीनों एक ही वर्ड्स हैं कि अगर उसमें कोई खामियां आपको पता चल जाएगा, आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आइडेंटिफाई हो गया स्टेज पर, तो आप उसको ठीक करेंगे ना। फिर ये नहीं है कि उसको ऐसे लॉन्च कर देंगे। तो टेस्टिंग फेज नहीं होगी तो इसके जाके एंड यूजर वो चीज चेक करे और फिर फीडबैक दे कि ये तो ऐप चल ही नहीं रही या ये काम हो ही नहीं रहा, तो उससे फिर आपका रिव्यू खराब होगा। ठीक है, बाकी लोग उसको डाउनलोड नहीं करेंगे फिर।
जिस तरह के हम मोबाइल एप्लीकेशन ऐप में करते हैं, ठीक है। बिफोर इट इज डिप्लॉय करने से पहले आपने टेस्टिंग करनी है ताकि आपको पता चल जाए उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है। इट इंश्योर्स द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। आप ये मेक श्योर करते हो कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या वो मीट कर रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं, एंड वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, यानी जैसा कहा गया था, जैसी चीज बनानी थी वैसे बन गई है कि नहीं, लीडिंग टू अ रिलायबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई द एंड यूजर। कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी की हो और वो रिलायबल भी हो ताकि एंड यूजर सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम टेस्टिंग फेज को निकाल देंगे तो एंड यूजर सेटिस्फाई नहीं भी हो सकता, अगर उसमें कोई मसले मसाइल होंगे, कुछ फलाज हो जाएंगे। सो टेस्टिंग फेज की वजह से हमें पता चल जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई इश्यूज हैं ताकि हम पहले उसको ठीक कर लें। इस वजह से टेस्टिंग फेज इंपॉर्टेंट होता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब द फैक्ट्री पैटर्न विद एन एग्जांपल। अगर आप देखें चैप्टर 1 में 1.6 इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न्स, इसमें जो कॉमनली यूज डिजाइन पैटर्न्स है ना, उसमें एक सिंगलटन पैटर्न है, फैक्ट्री पैटर्न है, ऑब्जर्वर पैटर्न है और स्ट्रेटजी पैटर्न है। तो अगर मॉडल पेपर में फैक्ट्री पैटर्न आया हुआ है तो एग्जाम में इनमें से भी कोई आ सकता है, तो इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में होता क्या है कि आप एक इनपुट देते हो और उसकी बेस पर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। वो प्रोडक्ट कैसे बनी, उसके पार्ट्स क्या है, उसका इंटरनल प्रोसेस क्या है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जो बुक है उसका टेक्स्ट भी लिखा है, साथ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी लिखा है समझाने के लिए। द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज लाइक हैविंग अ स्पेशल वर्कशॉप दैट नोज हाउ टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल बिस्किट्स हैं तो बिस्किट के डिफरेंट टाइप्स आपके पास है, गाला बिस्किट है, सुपर बिस्किट है, रियो है, इस तरह के डिफरेंट बिस्किट्स हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ दोज प्रोडक्ट्स आर मेड। आपको डिटेल्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बन रही हैं, बस आपने ऑर्डर देना, मुझे ये चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेड यू जस्ट टेल द फैक्ट्री, यानी आप उस वर्कशॉप को उस जो प्रोसेस है उसकी जो इनपुट है, आप इनपुट दोगे कि व्हाट यू नीड एंड इट गिव्स यू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। आपको पिज्जा चाहिए, बारबेक्यू पिज्जा चाहिए, ग्रिल्ड चिकन पिज्जा चाहिए, आपने बता देना है कि ये पिज्जा मुझे दे दें, आपको पिज्जा तैयार होकर मिल जाएगा। ये होता है जी फैक्ट्री पैटर्न। और इसकी एग्जांपल देखें, अ कार फैक्ट्री, ये एक क्लास है, फिलहाल देखें कि बस एक पैटर्न है which makes vehicles for you, you just ask it for a vehicle। आप उसको सिंपल व्हीकल भी कह सकते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब आपने ये नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी चाहिए। अब ये क्या करेगा, अब ये जो कार फैक्ट्री है जो कि एक फैक्ट्री पैटर्न है, ये क्या करेगा, इट डिसाइड्स which one to create like a sedan और ट्रक, यानी वो डिसाइड करेगा, क्योंकि आपने इनपुट में नहीं बताया कि मुझे सीडान चाहिए, ट्रक चाहिए। अब सीडान किस तरह की होती है, जिस तरह आल्टो हो गई, या जो छोटी गाड़ी होती है। ट्रक क्या हो गया, जिस तरह वीगो डाला होता है, 4x4 जो गाड़ी होती है वो ट्रक उसको कहते हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू नो हाउ द कार इज बिल्ट और व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व, इनके बारे में परेशान होकर आपको जरूरत नहीं है। द फैक्ट्री हैंडल्स एवरीथिंग एंड गिव्स यू द फाइनल व्हीकल, बस आपने व्हीकल बोला, आपको व्हीकल मिल जाएगी। अब ये होता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। और अगर आपको भूल भी जाए तो आप अपने वर्ड्स में ले सकते हो कि ये ऐसा एक फ्रेमवर्क है या डिजाइन पैटर्न है जिसमें आपने इनपुट देनी है और आपको प्रोडक्ट बनी बनाई मिल जाएगी। उसके स्टेप्स क्या है, उसका इंटरनल क्या गेम है, उसको आप भूल जाएं। और एग्जांपल क्या है, कार फैक्ट्री की एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्प्रिंट्स इन एजाइल। जिस तरह मैंने बोला कि स्प्रिंट्स किस में होते हैं, स्क्रम में होते हैं। एजाइल आपके पास मेथोडोलॉजी होती है, जो स्क्रम होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है। स्प्रिंट्स आर शॉर्ट साइकिल्स और वर्किंग पीरियड्स इन एजाइल, यानी एजाइल मेथोडोलॉजीज के अंदर ये जो स्प्रिंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट साइकिल होते हैं या पीरियड होता है 1 to 4 वीक्स लॉन्ग। ड्यूरिंग अ स्प्रिंट अ टीम वर्क्स ऑन अ स्मॉल क्लियर सेट ऑफ टास्क, यानी आपके पास छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं। बाय द एंड ऑफ द स्प्रिंट, यानी इस टाइम के अंदर, लेट्स से 2 वीक्स का टाइम आपने सेट किया हुआ है, ये डेवलपर पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम सेट करता है। नॉर्मली 2 वीक्स का रखते हैं। दे फिनिश अ वर्किंग पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी किस पार्ट पर आप काम कर रहे हो आप उसको फिनिश करते हो। दिस हेल्प्स द टीम गेट क्विक फीडबैक, फिक्स प्रॉब्लम्स अर्ली एंड इंप्रूव फास्ट, यानी उस टाइम के बाद जब 2 वीक्स गुजर जाएंगे तो हम क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं क्लाइंट से या यूजर से, ठीक है, कि कुछ चेंजेस चाहिए हो या उसने बताना हो कि मुझे ये चीज और ऐड करनी है, ये डिलीट करनी है, या कोई भी फीडबैक आपको लेना हो तो इस टाइम के बाद आप ले सकते हो जो आपने डिसाइड किया होगा। इसके बजाय कि आप पूरा साइकिल वेट करते रहें, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, आप 2 वीक्स के बाद इनपुट ले सकते हैं। तो ये होता है स्प्रिंट्स, और ये किसका पार्ट है, ये स्क्रम का पार्ट है। और जो टॉप की मेथोडोलॉजी है वो कौन सी है, एजाइल मेथोडोलॉजी है। तो इस तरह आप स्प्रिंट्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन पहला
लेकिन पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है कि स्प्रिंट्स होते क्या हैं, शॉर्ट साइकिल्स होते हैं या पीरियड्स होते हैं, नॉर्मली 1 to 4 वीक्स लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी, डिफरेंशिएट इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर हम इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग्स सब कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट में C++ की तरह कोई इंट नहीं लिखना पड़ता, कोई इंट नहीं लिखना पड़ता कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये डबल है, ये कैरेक्टर है या ये स्ट्रिंग है, बल्कि हम सिंपल वेरिएबल लिखते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 17, जिस तरह यहां पर एग्जांपल है एज इज इक्वल टू 17। अब 17 देखें, ये होल नंबर है, और होल नंबर एक्चुअली होता क्या है, होल नंबर वो होता है जिसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। तो इंटीजर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट स्टोर्स होल नंबर्स। मैथमेटिक्स में होल नंबर का मतलब है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड इट कैन बी पॉजिटिव लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो पाइथन के अंदर इंटीजर होता है इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एंड 0 एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास -19 है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा इन पाइथन। सही है जी। सो इंटीजर क्या होता है, इट स्टोर होल नंबर एंड होल नंबर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जब हम ऐसे करके लिखेंगे ना, असाइनमेंट करेंगे पाइथन के अंदर, तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, ये इंटीजर है। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू लेट्स से -9.8, तो जब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सो फ्लोटिंग पॉइंट इट स्टोर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का मतलब डेसिमल पॉइंट्स भी हमारे पास होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस हमारे पास एक वेरिएबल है एंड इज इक्वल टू 19.99, और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इस राइट वाले को कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, हाउ डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क इन पाइथन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पैरामीटर्स हैं और आर्गुमेंट्स हैं ये होती है फंक्शंस का पार्ट। ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जिस तरह ये ग्रीट एक फंक्शन लिखो, डेफ का मतलब है डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का नाम ग्रीट है और उसकी जो इनपुट है बेसिकली स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्टूडेंट है। अब यहां पर एक चीज नोट करें, जब फंक्शन को डिफाइन हम कर रहे थे और आगे हम कॉलन लगाते होते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के बाद, इसका मतलब यह है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, जब ग्रीट कॉल होगा GREET, तो यहां पर अगर हम कोई आर्गूमेंट ना दें, अभी जो आर्गूमेंट मैं कह रहा था, जब हम फंक्शन कॉल देते हैं तो जो इनपुट होती है फंक्शन की उसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। यहां पर एक ही आर्गूमेंट है, ठीक है, और जब वो आर्गूमेंट देते हैं तो फंक्शन होता है कॉल। तो यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, यहां पर इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब है, यानी अगर हम फंक्शन के इनपुट में कोई आर्गूमेंट ना दें फंक्शन कॉल के वक्त, तो जो हमने डिफॉल्ट में सेट किया होता है पैरामीटर वही हमारा यूज हो जाएगा। अब देखें, ये फंक्शन डेफिनेशन है और इसकी जो बॉडी है वहां पर लिखा है रिटर्न हेलो प्लस नेम प्लस ये हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरह करके। तो तीन चीजें हैं और यहां पर टैब होना मस्ट है, यहां पर टैब होगा। ठीक है, अब ये देखें कैसे काम करेगा। तो हेलो प्लस नेम, ये नेम कहां से आ रहा है, ये वेरिएबल है, इसमें अगर कोई आर्गूमेंट हमने पास नहीं किया तो स्टूडेंट आ जाएगा, अगर आर्गूमेंट पास करेंगे तो वो नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इस स्टेटमेंट को देखें, यहां पर प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर हम ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे। जब कोई भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब है ये जो नेम वाला पैरामीटर है इसको क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट मिल जाएगा। तो जब हम इस फंक्शन की बॉडी में आएंगे तो क्या प्रिंट होगा, हेलो स्टूडेंट और एक्सक्लेमेशन मार्क। यहां पर एक बड़ी मिस्टेक इसने की हुई है, ये जो कॉमा लगाया ये अपनी तरफ से कॉमा इसने लगा दिया, या तो हेलो के बाद यहां पर कॉमा हो या ये फिर इसको हटा दें आप। ठीक है ना, ये कोई एक मिस्टेक इसमें लग रही है मुझे। और यहां पर देखें क्या किया, यहां पर आर्गूमेंट में हमने स्ट्रिंग में यानी डबल कोट्स में उम्र लिख दिया। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब हमने फंक्शन कॉल के वक्त आर्गूमेंट पास किया है, एक हमने उसको नेम दिया है, तो ये वाला जो नेम है ये स्टूडेंट की जगह उम्र हो जाएगा क्योंकि हमने आर्गूमेंट पास किया है व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन ग्रीट। तो ये जो पैरामीटर लिखा है ना नेम, ये अपडेट होके इस नाम के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं होगा, स्टूडेंट तब यूज होगा जब हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी जब आप आर्गुमेंट ना भेजें तो तब डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट की होगी वो यूज होगी पैरामीटर की, और जब हम पास करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगी या ओवरराइट हो जाएगी। तो जब हम ये करेंगे तो क्या आएगा, हेलो
उम्र, ठीक है, बस ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कॉमा अगेन नहीं है, कॉमा या तो यहां पर लगा दो या इधर से हटा दो, इधर से भी हटा दो। तो ये होता है जी डिफॉल्ट पैरामीटर, कैसे काम करते हैं पाइथन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया राइट द सिंटैक्स ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट की सिंटैक्स लिखना है, हमने कोई एग्जांपल नहीं देनी, लेकिन क्योंकि बुक में एग्जांपल भी दी हुई है समझाने के लिए, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, लेकिन मैंडेटरी क्या है, सिंटैक्स पूछा तो बस सिंटैक्स लिखें, जितना पूछा गया उतना बता दें, एक्स्ट्रा लिख देंगे अच्छा है, ना लिखे तो नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे आपके। तो यहां से देखें जी, इफ लिखेंगे, आगे कंडीशन होगी और कॉलन लगाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर उसकी बॉडी लिखेंगे, यानी ये वाली जो बॉडी है ये तब चलेगी अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी। तो यहां पर बेसिकली कमेंट है, और आपको पता है कि पाइथन में कमेंट के लिए हम हैश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैश। कोड टू रन इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा। यहां पर ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप ये याद रखें, और फिर एल्स लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, और द स्टेटमेंट विल रन इफ इज फॉल्स। तो कहने का मतलब है कि इफ लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे कंडीशन और कॉलन, और यहां पर स्पेस छोड़ के क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। एक भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, और ये स्टेटमेंट्स आपकी हो गई, और यहां पर कोई कॉलन शॉलन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। और फिर आप एल्स लिखेंगे, एल्स बिल्कुल इसके नीचे होगा, एल्स लिखेंगे और यहां पर फिर स्टेटमेंट आएगी। ठीक है जी, दैट्स इट। ये आपका सिंटैक्स हो गया सिंपल इफ एल्स का। और यहां पर एग्जांपल उसमें वैसे दी हुई है कि टेम्परेचर एक वेरिएबल है जिसमें 15 पड़ा है, 15 डिग्री ले लें, इफ लिखा, और ये वेरिएबल है ना टेम्परेचर ग्रेटर देन 30। देखें ये कंडीशन जो है ना, ये बूलियन कंडीशन होनी चाहिए, कोई आपके पास रिलेशन ऑपरेटर हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, या कोई आपके पास लॉजिकल भी हो सकता है, एंड और नॉट। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 के बाद देखें ये कॉलन बड़ा मस्त है, कॉलन लाजमी लगाना है आपने। और देखें एक टैब की स्पेस दी, प्रिंट लिखा, इट इज हॉट डे। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू देखें कितनी है, 15 है, तो क्या ये देखें तो चेक करें ये कंडीशन ट्रू है का फॉल्स। तो क्या 15 30 से बड़ा होता है? नहीं, 15 तो छोटा होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स वाली चलेगी। एल्स बिल्कुल इफ के नीचे आएगा और कॉलन आएगा, और यहां पर लिखेंगे इट इज नॉट अ हॉट डे। 15 डिग्री जो है वो कोई हॉट थोड़ी होता है, वो तो कोल्ड होता है। तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये एग्जांपल के साथ आपको मैंने समझा दिया, लेकिन जितना पूछा जाए उतना ही लिख के आए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ ट्रेडमार्क। या ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है? लोगो होता है, निशान होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी ब्रांड का आप कह सकते हैं। तो पर्पस पूछा गया, द पर्पस ऑफ अ ट्रेडमार्क इज टू प्रोटेक्ट ब्रांड्स आइडेंटिटी, ताकि आप जो है ना मिसगाइड ना हो जाए, पंजाबी में कहते हैं ठगी ना जाए। ठीक है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात ब्रांड इस तरह के होते हैं, जिस तरह बाटा है तो कोई शूज आगे वो बाला लिख देते हैं, ठीक है ना, तो लगता है कि जैसे बाटा ही है, समझ आ गई ना। तो ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ये होता है ट्रेडमार्क का पर्पस। अब हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। अ ट्रेडमार्क इज अ साइन, कोई साइन हो सकता है या सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, जिस तरह सर्विस का लोगो अलग है, बाटा का लोगो अलग है, डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट आपके पास लोगो या साइन होता है, या नेम हो सकता है दैट डिस्टिंग्विशेस द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अदर, यानी उसके जो कंपटीटर्स हैं उससे उसको डिस्टिंग्विश करेगा, यानी मुमताज करेगा, सेपरेट करेगा। ट्रेडमार्क को देखकर, साइन लोगो को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये फलां ब्रांड है। देखें हमने जब भी कोई शॉपिंग करनी हो, कोई क्लॉथ्स लेने हो, शर्ट्स लेने हो, पैंट्स लेनी हो, हम कहते हैं फलां ब्रांड की चाहिए मुझे, या शूज भी लेने हो तो हम ब्रांड ऑलरेडी माइंड में होता है और उस लोगो को देखकर हम देखते हैं हाँ ये तो इस ब्रांड का है। ठीक है ना, तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ट्रेडमार्क्स हेल्प कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी उसकी कंपनी कौन सी है, बनाने वाला कौन सा है, ट्रेडमार्क से ये पता चलता है। तो आइडेंटिफिकेशन का भी पता चलता है कि ब्रांड्स की आइडेंटिटी क्या है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है कि कोई उसको स्टील ना कर ले। ठीक है, अगर कोई और कंपनी लोगो बनाती है एग्जैक्टली अगर सेम लोगो या साइन बनाएगी तो कॉपीराइट का इश्यू आएगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ट्रेडमार्क भी। तो इस वजह से कि वो बना किस कंपनी से, किस सोर्स से आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं उस सर्विस का। एंड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्रांड रिकॉग्निशन, और उससे ब्रांड रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिलती है लोगो से। जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप कुछ भी बनाते हो ना, अपना ब्रांड बनाते हो, तो आपको लोगो लाजमी बनाना पड़ता है, जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि हाँ ये ब्रांड फलां बंदे का है या फलां कंपनी का है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन 2 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज, कि आपके पास डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज हैं, उनकी रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करना क्यों जरूरी है, कि वो जो ऑनलाइन सोर्सेज को चीज अगर बेच रहे हैं
आप जो यूजर्स होते हैं खरीद रहे हैं, तो पहले हम उनको चेक करते हैं कि यह वाकई ही काबिल एतबार ऑनलाइन सोर्स है, ठीक है, उससे खरीदना भी चाहिए कि नहीं, कि हम कोई चीज परचेज करें तो फेक हमारे पास कोई चीज आ जाए। हमने जूते मंगाए, ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से शैम्पू आ जाए या कुछ भी इस तरह, तो हम पहले तहकीक करते हैं, पहले इसको इवेल्युएट करते हैं, रिव्यूज पढ़ते होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई ऐप डाउनलोड अगर करते हैं ना, तो उससे पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं कि यूजर क्या क्या रहे हैं इसके बारे में। तो इस वजह से इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होती है। इवैल्यूएटिंग सोर्सेज इन्वॉल्व्स चेकिंग, कि हम चेक करते हैं इफ द इंफॉर्मेशन यू फाइंड ऑनलाइन इज रिलायबल, क्या वो इंफॉर्मेशन जो उस सोर्स से आ रही है, जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन हो, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी ले सकते हैं, वो क्या रिलायबल है, क्या उस पर एतबार करना चाहिए, क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। दिस इंक्लूड्स लुकिंग एट हु क्रिएटेड द कंटेंट, कि एक्चुअली उसको क्रिएट किसने किया, ये रिलायबिलिटी में आता है जब हम चेक कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन में आता है। एंड वेदर इट कम्स फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी सोर्स, क्या वाकई ही एक ट्रस्टवर्दी जिस पर इतबार किया जा सके ऐसे सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसको हम ट्रस्ट करें। तो इवैल्यूएशन में ये चीजें बेसिकली होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी, और ये कहां से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, 6 एंड 7 से। जो चैप्टर नंबर 3 है उससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 से 4 आ रहे हैं और 7 से 2 आ रहे हैं। सिंपल, हमने कितने करने हैं, हमने कोई से 6 करने हैं और 12 मार्क्स इसके हैं। तो करते हैं जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज द की आइडिया बिहाइंड ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, नाम से जाहिर है लालची एल्गोरिदम्स। अब आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर आपके सामने पैसे पड़े हो, एक आपके पास पड़ा हो 5000 का नोट, एक आपके पास पड़ा हो 1000 का नोट, यानी 1000 का नोट, और आपके पास पड़ा हो 500 का नोट, और आपके पास पड़ा हो 100 का नोट, फिर 50 का पड़ा हो, फिर 20 का पड़ा हो, फिर 10 का पड़ा हो, तो आप कौन सा नोट उठाएंगे। ठीक है, छोटा बच्चा भी हो ना, उसको बोला जाए बच्चे एक नोट उठा लो, तो हर किसी की नजर 5000 पर होगी। इसको कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, कि जब हमने कोई सोल्यूशन बनाना है और उसमें एक रिक्वायरमेंट है, जब ये एल्गोरिथम यूज करते हैं कि आपने मिनिमम नंबर उस क्वांटिटी का यूज करना है, लेकिन जो सोल्यूशन हो वो क्या बने, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन बने। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए, आल दो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो आप पढ़ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ सिक्के हैं, एक सिक्का मेरे पास 1 रुपए का है, एक सिक्का मेरे पास 5 रुपए का है, एक सिक्का मेरे पास 10 रुपए का है। 3 कॉइन्स है मेरे पास, एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की वैल्यू 5 है, 5 रुपीज का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। ठीक है, पहले 10 का होता था, आजकल खत्म हुआ हुआ है। और मैं आपको ये बोलूं कि यार मुझे 27 रुपीज बना के दो, 27 रुपीज बना के दो इन 3 कॉइन्स में से, जिसमें से एक कॉइन 1 रुपए का है, दूसरा 5 रुपए का, तीसरा 10 रुपए का सिक्का है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करने हैं। ये नहीं है कि आप 27 बनाने के लिए सारे जो कॉइन्स है 1 रुपए वाले यूज करें, फिर तो 27 सिक्के बन जाएंगे। आपने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करने हैं, उस क्वांटिटी की मिनिमम काउंट उसका यूज करना है और अचीव क्या करना है, ये वाला नंबर। ठीक है, यानी सोल्यूशन ऑप्टिमल बनाना है लेकिन रिसोर्सेज क्या करने हैं, मिनिमम यूज करने हैं, तब ग्रीडी एल्गोरिथम यूज होगा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप उठाएंगे 10, सबसे बड़ा सिक्का उठाएंगे, 10 रुपए वाला उठा लिया, फिर आप देखेंगे कितने बच गए हैं, तो 27 में से उस सिक्कों को माइनस कर दें, मेरे पास पीछे 17 रुपए बच जाएंगे जो मैंने बनाने हैं, 10 मैंने बना लिए। अब सिक्के जो अवेलेबल है कौन कौन से हैं, 10 वाले भी हैं, 5 वाले भी, 1 वाले। इसमें यह नहीं है कि 10 वाला बस एक सिक्का पड़ा है, यू हैव मल्टीपल कॉइन्स ऑफ ₹10। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 17 बनाने हैं ना, 10 वाला और सिक्का भी आप यूज कर सकते हैं। सो अब आप क्या करेंगे, 10 वाला और सिक्का यूज करेंगे और जो अमाउंट बच गई है उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, पीछे कितना रह जाएगा, 7। तो 10 के 2 सिक्के आपने यूज कर लिए। अब देखें ये जो पैसे बनते हैं ये 10 से छोटे हैं, तो इसको 10 का सिक्का मजीद यूज नहीं कर सकता। फिर आप देखेंगे और कौन सा बड़ा सिक्का मैं यूज कर सकता हूं, 5 वाला यूज कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 वाला एक सिक्का यूज करूंगा, मेरे पास पीछे रह जाएगा 2। अब मैं 5 वाला सिक्का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि 2 रुपए 5 से छोटे हैं, तो मैं एक वाला सिक्का यूज करूंगा, तो 1 + 1 करूंगा तो मेरे पास 27 पूरे हो जाएंगे। तो सिक्के मैंने कितने यूज कर लिए, 2 सिक्के मैंने यूज कर लिए 10 वाले, और एक सिक्का मैंने यूज कर लिया 5 वाला, और 2 सिक्के मैंने यूज कर लिए 1 रुपए वाला। और देखें 5 सिक्कों से मेरे पास 27 रुपीज बन गया। तो ये होता है ग्रीडी एल्गोरिथम। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, दूसरा खुद ही रीड कर लीजिएगा एग्जांपल वाला। द ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, यानी आपके पास चॉइसेस की सीक्वेंस है ना, ईच ऑफ विच इज लोकली ऑप्टिमल, यानी जो लोकली ऑप्टिमल है, यानी जो बेस्ट सूट करता है आपके सोल्यूशन के साथ, विद द होप, और इसमें उम्मीद कर रखते हैं दैट दीज चॉइसेस विल लीड टू अ ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि हमारे पास पहले देखें कॉइन कितने थे, 10 का था, 5 का था, 1 रुपए का था, इनमें से मैंने एक चूज करना है, मैंने कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट दोबारा फिर क्योंकि सिलेक्शन करनी है ना, तो आपके पास क्या सब ग्रुप बनता जा रहा है,
आपका जो प्रॉब्लम है वो छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक हो रहा है, ये मजीद छोटे प्रॉब्लम ब्रेक होगा। और हर स्टेप पर आपको चॉइस करनी है, कोई ना कोई वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है ताकि आप सोल्यूशन को ऑप्टिमल बना सकें ओवरऑल। इसकी कोशिश हम करते हैं। द ग्रेडी अप्रोच इज ऑफन यूज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको यूज कब करते हैं? व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, meaning that the optimal solution to the problem can be constructed from the optimal solutions to the its sub problem, कि हर स्टेज पर आपके पास ऑप्टिमल एक सब स्ट्रक्चर बने, उसमें से आप सिलेक्शन करें और फिर एक और सब स्ट्रक्चर बने और उसमें से आप सिलेक्शन करें एंड सो ऑन, ताकि ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बन जाए? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाए। इसकी एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हो कि कॉइन चेंज प्रॉब्लम है, जो मैंने एग्जांपल आपको बताई। सपोज यू हैव कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। अब डिनोमिनेशन कहते हैं मनी वैल्यू, कि एक आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है। तो इस तरह बाकी सारी एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, each of which is locally optimal with the hope that these choices will lead to a globally optimal solution। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, अगर एग्जाम में रहता है तो ये दो लाइनें काफी हैं विद दिस एग्जांपल। ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, इस एग्जांपल को लिख दें और एग्जांपल के लिए बस पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, सारा पैराग्राफ रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये होता है जी ग्रेडी एल्गोरिथम, मैंने काफी डिटेल से समझा दिया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब वर्ड है ना डिफरेंशिएट, तो जरूरी नहीं है कि आपने टेबल बनाना है कि यहां पर आ रहे हैं जी वेल डिफाइंड आ रहा है और यहां पर इल डिफाइंड आ रहा है। डिफरेंशिएट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम वेल डिफाइंड की हेडिंग लिखें और फिर हम इल डिफाइंड की हेडिंग लिखें कि इल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन से और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन से होते हैं। और ये हेडिंग डालने का मतलब ये है कि ये बुक के इस सेक्शन में ये वाला टॉपिक मौजूद है जहां से उसने पिक करके डाला है। सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको पता है कि हमने फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, बस यानी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, आपको सोल्यूशन का भी पता होगा, चाहिए इसका ये तरीका है, ऐसे करना है। जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है ना, वो आपका वेल डिफाइंड कभी भी नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव क्लियर गोल्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, इनको हम कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। आगे एग्जांपल के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिन इफ अ नंबर इज इवन इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। बस इतना ही काफी है, अगला ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर मिल। यानी अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पास एक इनपुट नंबर को चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं, तो सिंपली हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर वो उस नंबर को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो यही आगे एक्सप्लेन किया गया है। और इल डिफाइंड कौन सा होता है? द प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशन, जिसमें जो प्रॉब्लम जो डिफाइन हुआ है उसमें क्लैरिटी ना हो और मे हैव एम्बिगुअस गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इसकी मिसाल क्या है? फॉर इंस्टेंस, कंसीडर अ प्रोजेक्ट, कि एक हमने प्रोजेक्ट बनाना है aimed at how to reduce poverty in Pakistan, कि पाकिस्तान में गुर्बत को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो क्या ये वेल डिफाइंड है? देखें, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में गोल्स क्लियर होते हैं, इनपुट्स क्लियर होती हैं कि ये इनपुट्स हैं, प्रोसेसेस भी क्लियर होते हैं और आउटपुट भी क्लियर होती हैं। इसमें आउटपुट बता दिया गया कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, इनपुट क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं, गोल्स क्या हैं। अब देखें यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी खत्म करने के लिए आप एजुकेशन को अच्छा करें, ठीक है, सबको एजुकेट करें, पॉवर्टी खत्म हो सकती है। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, महंगाई को कम करें, तब भी पॉवर्टी खत्म हो सकती है। और क्या करें? आप अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करें, यानी इकोनॉमी को अच्छा करें ना, तब भी गुर्बत खत्म हो सकती है। तो इसके अलावा और भी कितने सोर्सेज हैं जो कि हो सकते हैं। हर बंदा पॉवर्टी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहा होता है। इसमें आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है इस मसले का। इस वजह से ये क्या है? इल डिफाइंड प्रॉब्लम है। तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें क्लियर गोल्स ना हो, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स, वो इल डिफाइंड होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है आउटलाइन। आप जब आउटलाइन कहते हैं ना, तो आपने पॉइंट्स बनाने होते हैं। मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरेट एंड टेस्ट मेथड, ये आपका एक मेथड होता है जनरेट एंड टेस्ट, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पहले कि इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिर हर सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स वो सॉल्यूशन पूरी कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, फिर बाकी सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं करते, नहीं कर रहा उसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर अगला सॉल्यूशन जो पॉसिबल है उसको टेस्ट करते हैं एंड सो ऑन। तो बड़े लिखे हैं, जबरदस्त लिखे हुए हैं। जनरेटर विल जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन देखा, अच्छा ऐसे हो सकता है। अब चेक करते हैं कि क्या सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं। स्टेप नंबर 2, टेस्ट द सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? वही पॉसिबल सॉल्यूशन जो कि पहले जनरेट किया है, उसको हम टेस्ट करेंगे।
इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, के क्या वो रिक्वायर्ड कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसके दो आंसर होंगे, या इसका आंसर होगा यस या इसका आंसर होगा नो। अगर तो इसका आंसर यस है, यानी अगर इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम, we will stop checking new possible solution। हम नया सोल्यूशन चेक नहीं करेंगे, हम घर चले जाएंगे। अदरवाइज फॉलो द स्टेप 1 अगेन। ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, हम दोबारा आ जाएंगे अगर हमारा जो प्रपोज सोल्यूशन था उसने सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉप नहीं करेंगे बल्कि अगला पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट करेंगे कि और क्या सोल्यूशन हो सकता है, और उसको दोबारा टेस्ट करेंगे। और स्टॉप तब करना है जब हमारा पॉसिबल सोल्यूशन ने सारी कंडीशंस को मेट कर लिया, सेटिस्फाई कर ली सारी कंडीशन, एंड यूजर सेटिस्फाई हो गया। तो ये है जी हमारा जनरेट एंड टेस्ट मेथड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग, और ये चैप्टर 6 में से है 6.6.1.1 एज कंप्यूटिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है, एज में क्या होता है, आपके नेटवर्क की एंड डिवाइस, ठीक है। एज कंप्यूटिंग ब्रिंग्स प्रोसेसिंग पावर क्लोजर टू डाटा सोर्सेज, यानी जहां से डाटा जनरेट हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। मिसाल के तौर पर कैमरा इसकी एग्जांपल हो सकती है कि कैमरा आपकी पिक्चर ले रहा है। अब इसके बजाय कि उसको प्रोसेस करने के लिए आप किसी सेंट्रल डिवाइस को भेजें, किसी सर्वर को भेजें कि उसको प्रोसेस करे और फिर वहां से वो आगे जाए, तो बेहतर है प्रोसेसिंग जो है, जो पावर है वो उसी सोर्स के करीब हो, ताकि आपका डिले कम से कम हो सके। इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोसेसिंग पावर को चाहेंगे कि उस डाटा को इसके बजाय कि हम कहीं दूर भेजें किसी सेंट्रल डिवाइस के पास, हम जो एज डिवाइस है उधर ही उसको प्रोसेस कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी। इससे एक हमारा डिले जो है वो कम से कम हो जाएगा, यानी जो टाइम लग रहा है इसकी पूरी एग्जीक्यूशन में, ट्रांसमिट रिसीव के अंदर या प्रोसेसिंग के अंदर, वो टाइम हमारा कम हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर, कि आप डाटा को कैप्चर करें और फिर उसको भेजें और फिर वो प्रोसेस हो, एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डाटा एट द एज ऑफ द नेटवर्क, यानी कहां पर, जो कि एंड डिवाइस हमारे पास है, ठीक है। कैमरा ने कैप्चर किया तो उधर ही प्रोसेसिंग उसके करीब करें, आप उसको क्लाउड पर ना भेजें कि आप उसको जनाब भेज रहे हैं सर्वर्स पर और फिर वहां से प्रोसेसिंग हो रही है, तो इससे लेटेंसी आता है, डिले आता है, ठीक है। तो डाटा सोर्स के करीब ही जो नेटवर्क एज है ना, उधर ही आप उसको प्रोसेस करें, इसका मतलब ही होता है। दिस अप्रोच मिनिमाइजेस द टाइम इट टेक्स फॉर डाटा टू ट्रेवल, कि आप डाटा को पहले ऐसे ट्रेवल कर रहे थे विदाउट प्रोसेसिंग, लीडिंग टू फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। अब यहां पर उसकी एग्जांपल भी बताई हुई है कि जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होती हैं वहां पर एज कंप्यूटर क्या करती है, अलाउज डाटा फ्रॉम सेंसर्स एंड कैमरास टू बी प्रोसेस्ड लोकली इन द व्हीकल, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गाड़ियां चलती हैं, इसके बजाय कि वो डाटा को किसी क्लाउड पर भेजे, उसी गाड़ी के अंदर ही वो प्रोसेस हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इनेबलिंग क्विक रिस्पांस एंड चेंजिंग रोड कंडीशन, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चल रही हैं, विदाउट ड्राइवर चल रही हैं, तो आप उन्होंने डिसीजन लेना है कि मैंने मुड़ना है या नहीं मुड़ना, आगे ट्रैफिक है तो मैंने ब्रेक लगानी है। अब इसके बजाय कि डाटा देखें जी आगे गाड़ी आ रही है फॉर एग्जाम्पल, या गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है, इसके बजाय वो डाटा भेजे किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर या सर्वर पर या क्लाउड पर और प्रोसेस हो के आए, फिर उसको मिले, अब आप ये डिसीजन लो, तो उससे टाइम ज़ाया होगा। इसकी बजाय कि प्रोसेसिंग गाड़ी के अंदर ही हो गई, तो फिर क्या होगा, टाइम भी कम लगेगा और एफिशिएंसी भी ज्यादा आएगी। तो ये फायदा है जी एज कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिसिटी एंड ऑन डिमांड एक्सेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिससे आप जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, एंड इलास्टिसिटी एंड ऑन डिमांड एक्सेस आर वन ऑफ दोज कंसेप्ट्स। इलास्टिसिटी का ये मतलब है एबिलिटी ऑफ अ क्लाउड सिस्टम, कोई भी एक क्लाउड सिस्टम है, लाइक AWS सिस्टम आपके पास है या किसी और कंपनी का क्लाउड है, इट क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली स्केल रिसोर्सेज, कि वो स्केल अप कर सकता है रिसोर्सेज को। आप स्केल अप का मतलब ये नहीं कि स्केल ऊपर ही करेगा, वो कम भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सो इट स्केल रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली सच एज कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और नेटवर्क बैंडविड्थ अप और डाउन बेस्ड ऑन द करंट डिमांड, कि करंट डिमांड क्या है उसके हिसाब से रिसोर्सेज को मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑन डिमांड एक्सेस में ये वर्ड नहीं है, यानी आपके रिसोर्सेज स्केल अप भी हो जाएंगे, स्केल डाउन भी, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मिसाल के तौर पर आपका वेबसाइट है, जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट जो होती है किसी भी बोर्ड की, वो क्या होती है, नॉर्मल ट्रैफिक में जा रही होती है, लेकिन जो ही रिजल्ट आता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है, मिलियंस में लोग या इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में लोग आ जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होना चाहिए,
ऐसा मैकेनिज्म क्लाउड का होता है कि वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली स्केल अप कर देता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने पे किया हो, पे करना मस्ट है, और उसके बाद दोबारा रूटीन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्लाउड के सर्विसेज को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली आपने क्लाउड का ऐसा फीचर लिया होता है जिसमें कि वो डिसीजन हो रहा होता है कि जो ही ट्रैफिक आएगी सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे एफिशिएंटली उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है जी। तो एग्जांपल क्या, सच एज इफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सपीरियंस अ सर्ज इन ट्रैफिक ड्यूरिंग अ सेल, के सेल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गई, काफी लोगों ने जो है खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, अ क्लाउड प्लेटफॉर्म कैन ऑटोमेटिकली एलोकेट मोर सर्वर्स टू हैंडल द लोड, तो ज्यादा सर्वर्स जो है उन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए यूज कर लिया जाएगा एंड स्केल बैक डाउन आफ्टरवर्ड, और जब शॉपिंग हो जाएगी, रात का टाइम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली वो स्केल डाउन भी हो जाएगा। तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम देखें ऑन डिमांड जो एक्सेस है, इट मींस दैट यू कैन यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी क्लाउड के हम यूज कर सकते हैं whenever you need them, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑटोमेटिकली था और इसमें जब आपको चाहिए होंगे तब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, विदाउट वेटिंग फॉर अ लॉन्ग सेटअप प्रोसेस, यानी आपको दोबारा से कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ेगी कि जी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो उसको रिव्यू करेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे, नहीं, बल्कि ऑन डिमांड। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि आपने एक गाड़ी को रेंट लिया, रेंट ए कार होती है ना, आपने कार को रेंट लिया, लेट से आप लाहौर में रहते हैं और आप मरीग में कार लेकर आ गए, आपने बोला जी कि मैं कार को ले जाऊंगा 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और आप उनको फोन करते हो यार मैं लेट हो जाऊंगा, 1 दिन मुझे और चाहिए, तो आप वो थोड़ी कहेगा नहीं अभी अभी लाओ अभी लाओ, वो कहेगा चलो ठीक है 1 दिन और ले लो। इस तरह की एग्जांपल होती है। लेकिन यहां पर आप अपने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी, वेट नहीं करना, बल्कि आप ये फील कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो बस आपने बटन में प्रेस करना है और आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एलोकेट हो जाने हैं। दिस इज लाइक बीइंग एबल टू टर्न ऑन अ टैप to get water whenever you want instead of having to dig a well first। इसके बजाय कि आप कुआं खोदें फिर पानी निकालें, आपके पास टैप है जनाब, ठीक है, टैप में थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि पानी ज्यादा है प्रेशर के साथ, टैप को ज्यादा ओपन कर लें, दैट्स इट, कंट्रोल आपके पास ही है। इसमें ऐसा क्लाउड पर नहीं होता कि आप कहेंगे जी मुझे स्पेस चाहिए, वहां पर स्पेस नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है कि इलास्टिसिटी में ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज स्केल अप या स्केल डाउन होते हैं, और इसमें आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो बस क्लिक करें और आपको मिल जाएंगे, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दो सर्विसेज, ठीक है जी। यहां पर ये लिखा भी हुआ है और ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ सर्वरलेस आर्किटेक्चर। अब नाम से ही जाहिर है कि बस सर्वर आपके पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें रैम का मसला है, उसकी प्रोसेसिंग का मसला है, थोड़ी है, ठीक है, प्रोसेसर की सीपीयू की स्पीड कम है और मेमोरी भी कम है, तो इसकी वजह कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन रन कर लूं जिसमें स्टोरेज बहुत चाहिए और प्रोसेसिंग भी फास्ट हो, तो फिर मेरा कंप्यूटर तो डेड हो जाएगा ना। तो ये कंसेप्ट यूज होता है कि जब आपने कोई हैवी प्रोसेसिंग करनी हो और आपका कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो वो परफॉर्म कर पाए, या आपके पास ऐसा कोई सर्वर नहीं है, तो उस वजह से सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स हैं। सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, यानी आपने सर्वर खुद परचेज नहीं करने, आपकी हेडेक नहीं है, बस आपने इस सर्विस के लिए पे कर देना है उनको जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनहांसिंग स्केलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कंप्लेक्सिटी, तो इससे क्या होगा, एक तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी आपका जितना भी काम है आप उसको स्केल अप भी कर रहे हैं तो वो इजीली मैनेजेबल है। उन सर्वर्स की जिम्मेदारी है उनको हैंडल करना और प्रोसेसिंग करना और उनको एग्जीक्यूट करना, और इससे ऑपरेशनल कंप्लेक्सिटी भी कम हो रही है कि आपका हेडेक खत्म हो गया ना कि मेरे पास हार्डवेयर नहीं होनी चाहिए, यानी आपने अपने पास हार्डवेयर की एक्सेस नहीं रखनी, वो कहां पर होगी, वो क्लाउड पर होगी, किसी थर्ड पार्टी के पास होगी जिससे आप कनेक्टेड होंगे थ्रू इंटरनेट। इन अ सर्वरलेस मॉडल क्लाउड प्रोवाइड्स ऑटोमेटिकली एलोकेट रिसोर्सेज एज नीडेड, तो आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, रैम चाहिए ज्यादा, आपको रैम मिल जाएगी, आपको जीपीयू का एक्सेस चाहिए, आपको जीपीयू मिल जाएगा, आपको ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बजाय क्या आप खरीद कर रख लें अपने पास लाखों रुपए का और आप यूज भी ना करें, वो आइडल रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है, जब चाहिए होगा तब आपको मिल जाएंगे सर्विसेज और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। एंड डेवलपर्स ओनली पे फॉर द एक्चुअल यूजेज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने टाइम के लिए आप यूज करें तब उसके लिए सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपको पूरे साल के लिए पे करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हार्डवेयर लेकर जब कोई बंदा रख लेता है तो वो अगर यूज नहीं भी करता तो देखें उसने खरीद तो लिया ना, खर्चा तो उसका हो गया, अब उसको यूज नहीं कर रहा। लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज या क्लाउड का क्या फायदा है कि जब आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको बिल देना पड़ेगा, ये नहीं है कि अन्यथा आप बस सुबह शाम बिल ही देते रहे आप यूज नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल है Amazon वेब सर्विस
सर्विसेज लैम्डा, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस है जो कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज देती है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आप बस कोड लिखेंगे और बाकी सारी चीजें क्लाउड पर होंगी, सारी प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन, डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। ये आसानी होती है जी किसकी, सर्वरलेस आर्किटेक्चर की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट डू यू मीन बाय पास, गिव एन एग्जांपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज होती है ना, वो 3 किस्मों की होती हैं। एक पास है जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, एक आपके पास IaaS होता है, IaaS उसको कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और एक होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग अंदर। मैं सिंपल फोकस करूंगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसको पास कहते हैं, क्योंकि क्लाउड डिफरेंट सर्विसेज आपको दे रहा होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द नीड तो हमारे पास डिफरेंट एक किस्म की सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड देता है। सो पास को देखते हैं। पास ऑफर्स अ कंप्लीट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। ये 2 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपके पास गूगल का प्ले स्टोर होता है जहां पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपलोड भी कर सकते हैं ऐप को बनाकर, डिवेलप भी कर सकते हैं क्लाउड पर और डिप्लॉय भी कर सकते हैं क्लाउड के अंदर। तो ये एग्जांपल किस किया है, ये पास किया है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके सर्वर्स भी शामिल हैं जो कि प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, स्टोरेज भी आपको मिल रही है, आप ऐप को अपलोड कर रहे हैं तो किसी सर्वर में जाके वो स्टोर होगी, एंड नेटवर्किंग भी आपको मिल रही है। ये सारे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं पास के अंदर। मिडलवेयर, डेवलपमेंट टूल्स एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी चीजें शामिल हैं। बस आपने बैठ के कोडिंग करनी है, बाकी हर चीज वहां पर प्रोसेस भी हो जाएगी, अपलोड भी हो जाएगी, डिप्लॉय भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो डेवलपर बस क्या करेगा, कोडिंग पर फोकस करेगा एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर जितनी है, जितनी प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए, आपको जीपीयू सीपीयू चाहिए, आपको रैम चाहिए, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। एग्जाम्पल क्या है, गूगल ऐप इंजन, ये बेसिकली वही है जो तो मैंने गूगल प्ले स्टोर बताया या आईफोन का ऐप स्टोर होता है जो। तो ये एक और भी है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऐप भी इस काम के लिए यूज होती है, और हीरोको भी एक आपके पास ये पास जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये होता है जी पास। अब आपने ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी देखना है, इसको हम SaaS कहते हैं। साथ को इसको देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसको भी आपने देखना है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, क्लाउड के मेन फीचर्स में से ये टॉपिक है। यार क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो बहुत सुना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है ना, तो एट टाइम्स लेफलेट गिवन होता है। इवन जब हम कोई शरबत लें, कोई दवाई लें, तो उसके अंदर भी एक लेफलेट होता है जिसमें लिखा होता है कि इसके यूज, इसका यूज कैसे करना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, इसका हैजर्ड क्या हो सकता है, यानी इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं, टर्म्स ऑफ यूज के अंदर लिखी होती हैं, ठीक है ना। अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो टर्म्स ऑफ यूज, जैसे कि नाम से जाहिर है कि यूज करने की टर्म्स क्या हैं। आल्सो कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशन और टर्म्स ऑफ सर्विस आर लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूज। आपने इसको यूज कैसे करना है, इन केस ऑफ फेलियर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। दीज टर्म्स आर सेट बाय द प्रोवाइडर लाइक अ वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी जो प्रोडक्ट को चीज बना रही है ना, वो बेसिकली वो टर्म्स डिसाइड करती है कि उसका यूज कैसे करना है, एंड मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय द यूजर। बात बात ये देखें, अक्सर आपको नोट किया होगा, हम कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, कोई हम ऐप इंस्टॉल करते हैं या हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो लिखा होता है कि भाई इसको टर्म्स ऑफ यूज को टिक करो, इसको पढ़ो कंडीशंस को, और एंड पर लिखा होता है आई एक्सेप्ट दिस। जब तक आप उसको टिक नहीं करते ना, आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये उसी तरह की ही चीजें हैं, तो उसको एग्री करना मस्ट होता है। द मेन पर्पस इज टू एस्टैब्लिश अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द यूजर, इंश्योरिंग बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड their rights and obligation. Example क्या है, when you use Pakistani online shopping platform like Daraz, the terms of use may include clauses about payment method। जो जितनी clauses हैं, क्या आप उसको agree करते हैं, आप कहते हैं yes I agree। return policies क्या है, क्या आप उसको agree करते हैं, yes। and delivery procedures, ये सारे rules लिखे होते हैं जिनको आपने agree करने होते हैं, इसको हम terms of यूज कहते हैं, ठीक है जी। अपने वर्ड्स में बेशक आप एग्जाम में लिख दीजिएगा अगर आता है तो। ये चैप्टर 7 से लिया गया है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग। ये स्पाईवेयर, मेलवेयर, स्पैम, इस तरह की जो चीजें हैं आप लाजमी देखनी है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिशिंग और फार्मिंग में डिफरेंस क्या है? फिशिंग एक ऐसी टाइप है स्कैम की, यानी होता तो धोखा ही है, वेयर समवन प्रिटेंड्स टू बी अ ट्रस्टवर्थी ऑर्गेनाइजेशन
टू ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। यानी आपका जो डाटा है ना, जो पर्सनल डाटा है, आपका CNSE, आपका मोबाइल, आपका अकाउंट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसने लेनी होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके पासवर्ड्स हो गए। तो ये नॉर्मली कहां से आते हैं? ये ईमेल से आते हैं। तो फिशिंग 90% तकरीबन, इससे भी ज्यादा ईमेल में जो लिंक आता है, आपके स्पैम में कोई आ गया कि आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको इतना प्राइस मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरह के आते हैं। यू मे रिसीव एन ईमेल दैट लुक लाइक इट कम्स फ्रॉम योर बैंक। आपको लगता है कि जी मैं का नुमाइंदा बात कर रहा हूं। आस्किंग यू टू क्लिक अ लिंक or enter your account detail. If you follow these instruction, your money could be at risk because this email is fake. तो normally email पर आपको लिंक भेजा जाएगा और कहा जाएगा इसको ओपन करें तो फिर आपकी चांदी हो जाएगी। तो ये फिशिंग में आती है। तो फार्मिंग थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, साफ सुथरी, लगने में साफ सुथरी है, लेकिन है ये भी स्कैम। वेयर यूजर्स आर रीडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज। यानी आपको लग रहा है जैसे मैं ओरिजिनल वेबसाइट ही ओपन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यूट्यूब है ना, तो आप लिखेंगे यूट्यूब, लेकिन लेट से आपने लिख दिया वाई ट्यूब, ठीक है, या आपने यू की जगह ये लिख दिया यूट्यूब, तो लगेगा जैसे यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, और जो वेबसाइट ओपन होगी वो भी मिलती जुलती होगी। इसी तरह आपको कोई बैंक, लेट से आपका फैसल बैंक है, आप फैसल बैंक लिखेंगे, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो और उसी तरह का बैंक ओपन हो जाए। आप अपने क्रेडेंशियल इंटर करें और आपका फिर उनको पता चल जाएगा, वो ट्रैक कर लेंगे। ऐसी वेबसाइट होगी जो कि आप समझ रहे कि असल है, लेकिन वो फेक होगी और आपके क्रेडेंशियल जाते रहेंगे, आपकी मनी लॉस्ट हो जाएगी या जो भी आपके इंफॉर्मेशन है। इमेजिन यू वांट टू एक्सेस योर ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट बट ड्यू टू अ फार्मिंग अटैक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो वेबसाइट जो आपने ओपन की आपको लगा ओरिजिनल थी, लेकिन वो फार्मिंग अटैक था। यू आर सेंट टू अ काउंटर फीड साइट, यानी एक जेली साइट, इसका मतलब होता है 2 नंबर, फास्ट झूठी साइट पर चले गए। दैट लुक्स जस्ट लाइक योर बैंक्स रियल साइट, यानी वो साइट जिस पर आप गए हैं और जो बैंक की ओरिजिनल है वो मिलती जुलती होगी, आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि ओरिजिनल है कि फेक है। इफ यू एंटर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन ऑन दिस फेक साइट, द स्कैमर कलेक्ट्स योर डिटेल्स। तो बस जब डिटेल्स उसके पास आ गई फिर आप काम से गए। सो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये लास्ट पार्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आएगा चैप्टर नंबर 4 से, 5 से एंड 9 से, और हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और फिर हम करते हैं इसका पहला पार्ट, एंड दैट इज हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन लिस्ट। यहाँ देखें चैप्टर नंबर 4 से लिया गया, 4.1.1.3 का मतलब ये है। अब ये जो इंसर्ट फंक्शन ना, इसका मतलब है कि आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, किसमें, लिस्ट के अंदर। लिस्ट इज जस्ट एन एरे, एरे की तरह होता है, और जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो हमें इंडेक्स का पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स पर वो एलिमेंट ऐड होगा। तो इंडेक्स स्टार्ट कहां से होता है, 0 से होता है, 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, एडिंग अ न्यू आइटम और एलिमेंट आप कह सकते हैं टू योर टू डू लिस्ट, कि आपने कोई काम करना है, कोई टास्क नया ऐड करना है, तो ऐड कहां पर होगा, वो किसी दरमियान जगह पर होगा, स्टार्ट में होगा, एंड पर होगा। आपने उस लोकेशन को, इंडेक्स को बताना हो। इसके मैंने 2 आंसर लिखे हुए हैं, ये बुक वाला है तो जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट डिफरेंट पोजीशंस इन द लिस्ट, तो ये बेसिकली इंडेक्स की बात कर रहा है, लोकेशंस की। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। तो ये फंक्शन है, इसमें 2 आर्गुमेंट्स होंगे, एक क्या होगी, लोकेशन होगी, इंडेक्स होगा, और दूसरा क्या होगा, वो एलिमेंट होगा जिसको आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यहां पर क्या है, पार्टी लिस्ट एक लिस्ट है जो कि ये आपको नजर आ रही है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और यहां पर डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो हैं वो इनिशियलाइज की हुई है। पहली लोकेशन है बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशंस, बाय स्नैक्स, बाय कोल्ड ड्रिंक्स। डबल कोट्स में स्ट्रिंग होती है और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया गया है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। अब हमने इंसर्ट फंक्शन को यूज करके इस पार्टी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई वर्ड ऐड करना है, स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो मैंने कैसे यूज किया, हमने पार्टी लिस्ट, उस लिस्ट का नाम लिखा, डॉट लगाया और इंसर्ट फंक्शन लिखा, ये पैरेंथेसिस लगाई, यहां पर लोकेशन इंडेक्स दिखेंगे, किस इंडेक्स पर डालना है एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है, इनवाइट फ्रेंड्स। 0 का मतलब है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड पर हमारे पास इनवाइट फ्रेंड्स आ जाएगा, और ये जो बाकी वर्ड्स हैं ये एक एक पोजीशन राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर हमारे पास आ जाएगा इनवाइट फ्रेंड्स। क्या आ जाएगा जी, इनवाइट फ्रेंड एट द स्टार्ट। लेकिन इसने यहां पर इसके बजाय लिखता है इनवाइट फ्रेंड्स, इसने दोबारा हट के वही डाल दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भूल गया। यहां पर इनवाइट फ्रेंड पहले लिखा आएगा और उसके बाद कॉमा, फिर बाकी सारी चीजें इसी तरह आ जाएंगी,
ठीक है, तो यहां पर इसका मैंने एक अल्टरनेट भी लिखा है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो फिर आप इसको भी देख लीजिएगा। इंसर्ट फंक्शन द लिस्ट इंसर्ट आइटम और एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स, आपको लोकेशन या पोजीशन बतानी पड़ती है। शिफ्टिंग लेटर एलिमेंट्स टू द राइट, और करता क्या है कि जो एलिमेंट्स उनको राइट पर शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस लोकेशन पर डालते हैं जो कि पोजीशन 1 है, इंडेक्स 1 है, तो फिर क्या होगा, यहां पर नया एलिमेंट आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला आगे चला जाएगा। ठीक हो गया। सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डॉट लिस्ट क्या है, उस लिस्ट का नाम है, डॉट लिखेंगे इंसर्ट फंक्शन, यहां पर इंडेक्स नंबर आएगा, यहां पर आइटम आएगा, वो जो भी एलिमेंट है, जरूरी नहीं स्ट्रिंग हो, नंबर्स भी हो सकते हैं। इफ इंडेक्स इज 0, अगर यहां पर 0 आ गया, इट इंसर्ट्स एट फ्रंट, ये सबसे पहले डालेगा पहली लोकेशन पर। इफ ग्रेटर देन लेंथ, अगर लेंथ से बड़ा हुआ, ये लेंथ देखें कितनी है, यहां पर 4 थी ना, ये देखें 1 2 3 4, इससे अगर बड़ा होगा लेंथ से तो तब कहां करेगा, एंड पर अपेंड करेगा। यहां पर अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 हुई तो एंड पर आपको ये अपेंड करके शो कर देगा। तो ये होता है जी इंसर्ट फंक्शन, क्योंकि उसने यहां पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कैसे काम करता है। इतनी लंबी चौड़ी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का तो पीछे शॉर्ट क्वेश्चन है सिर्फ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जी है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस इन क्यू। क्यू हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह लिंक लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, स्टैक है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास है। तो क्यू जस्ट लाइक अ कतार, जिस तरह कतार होती है, एक लाइन होती है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि आपके पास एक बैंक है, या आपने किसी, चलो बैंक को छोड़ते हैं, आपको बस पर आपने जाना है, लाहौर से आपने कराची ट्रैवल करना है, और आप जाते हैं डेवो अड्डे पर या फैसल मूवर पर, तो एक बंदा पहले खड़ा है, दूसरा इधर खड़ा है, आप जब आते हैं 2 बंदे खड़े थे, तो आप इधर खड़े हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगा, जो बिल्कुल फ्रंट पर खड़ा है। ठीक है, यहां पर बंदा बैठा हुआ है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो पहला बंदा आया उसको पहले मिलेगी, और जो सबसे आखिर पर आया उसको सबसे आखिर में टिकट मिलेगा। तो एन क्यू और डी क्यू इस तरह काम करती है, यानी जब हमारे पास एक पर्सन आया, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपको मिलेगा। इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। ये पहले आया, इसको पहले टिकट मिला, ये सबसे आखिर में आया, इसको सबसे आखिर में टिकट मिला, एंड सो ऑन। तो एन क्यू का मतलब है हमने ऐड करना है, और डी क्यू का मतलब है कि रिमूव करना है। एन क्यू देखते हैं, दिस इज लाइक एडिंग अ पर्सन टू द एंड ऑफ द लाइन। एन क्यू का मतलब है कि हम, ये एन क्यू ऐसे ही है कि कोई एलिमेंट ऐड करना है तो एंड पर ऐड करेंगे, यानी अब किसी ने नया आना है एलिमेंट या बंदे ने, तो वो एंड पर ऐड होगा, वो इधर ऐड नहीं हो सकता या दरमियान में ऐड नहीं हो सकता। एन क्यू का मतलब ये है, एंड पर ऐड होगा। इन अ क्यू यू ऐड आइटम टू द बैक, सबसे एंड पर, बैक सबसे पीछे ऐड करेंगे। अच्छा, डी क्यू का मतलब है, डी क्यू का मतलब है रिमूव करना आइटम को। दिस इज लाइक सर्विंग अ पर्सन एट द फ्रंट ऑफ द लाइन, यानी डी क्यू का मतलब है सबसे पहले कौन सा रिमूव करेंगे, जो आगे खड़ा है ये रिमूव होगा, उसके बाद ये रिमूव होगा, उसके बाद ये रिमूव होगा, और सबसे एंड पर जो रिमूव होगा, जो सबसे आखिर में आया था वो सबसे आखिर में जाएगा। ठीक है, जो ऐड भी आखिर में हुआ वो सर्व भी सबसे आखिर में होगा, रिमूव भी सबसे आखिर में होगा। ठीक हो गया जी। यू कैन टेक आइटम्स आउट ऑफ द फ्रंट, हमने आइटम्स को फ्रंट से रिमूव करना स्टार्ट करा, पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, एंड सो ऑन। एडिशनल ऑपरेशंस माइट इंक्लूड चेकिंग इफ द क्यू इज एम्प्टी, चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है या नहीं, वो तब एडिशनल कंडीशंस इस पर इंपोज होती हैं। जब डिफरेंशिएटर्स ने पूछा, इन क्यू का मतलब ऐड करेंगे एट द लास्ट, और डी क्यू मतलब रिमूव करेंगे एट द फ्रंट। ठीक है जी। इसका मैंने अल्टरनेट आंसर भी लिखा है, वो क्या है, एन क्यू एड आइटम टू द बैक, बड़ा सिंपल हो गया। डी क्यू क्या है, रिमूव आइटम फ्रॉम द फ्रंट, यानी फीफो वाली स्कीम एप्लीकेबल हो रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत। एग्जाम्पल क्या है, जस्ट लाइक पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन टू बाय अ बस टिकट, द फर्स्ट पर्सन इन लाइन इज सर्व्ड फर्स्ट। इतना लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 2 आउट ऑफ। ये लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द रोल ऑफ लीफ नोड एंड द रूट नोड इन अ ट्री। अब देखें, बड़ा सिंपल है, रूट आपके अबाव अजदाद होते हैं, यानी ऐसा नोड जिसके चिल्ड्रन हो वो रूट होगा, और जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको लीफ नोड हम कहेंगे। सिंपल सा असूल है जी। रूट नोड पढ़ते हैं, द रूट इज द वेरी फर्स्ट और टॉप नोड इन अ ट्री। ये हमारे पास ट्री बना हुआ है, इस तरह का ट्री होता है, यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो सबसे टॉप वाला आपके पास नोड है ना, ठीक है, इसको फर्स्ट नोड कहते हैं, टॉप नोड, ये आपका रूट होगा, जिसके देखें ये भी इतने बच्चे हैं,
लेफ्ट साइड पर भी हैं और राइट साइड पर भी बच्चे इसके हैं। और ये जो सबसे आखिर वाला पड़ा है इसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीफ नोड। तो रूट नोड जो होता है वो टॉप वाला होता है, ये फर्स्ट होता है, लाइक द मेन फोल्डर इन अ कंप्यूटर वेयर ऑल अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स आर कंटेन। एक आपका मेन फोल्डर होता है, जिस तरह डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं, उसके अंदर एक फोल्डर है पिक्चर्स का, लेट्स से फोल्डर आपके पास है, उस पर आप क्लिक करते हो तो आगे आते हैं चिल्ड्रन पिक्चर, फिर फैमिली पिक्चर्स, फिर फ्रेंड्स पिक्चर्स, मल्टीपल फोल्डर होते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो ये आपका रूट नोड बन जाएगा। हमें पूछा गया कि लीफ नोड बताएं, तो हम बता देंगे कि लीफ नोड वो होता है अ नोड without any child node is called a leaf node similar to a file in a folder that doesn't contain any other file। यानी ऐसा फोल्डर जिसके अंदर कोई और फोल्डर नहीं होता उसको हम लीफ नोड कहेंगे। और ये बाकी छोड़ देंगे जो बाकी लिखा हुआ है नोड्स एंड एजेस, इसको मारें गोली। ठीक है, हमने क्योंकि दो चीजें बतानी थी, रूट नोड और एज नोड और लीफ नोड, क्योंकि बुक में उसने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डाली होती है, क्वेश्चन वो किसी और तरीके से पूछता है तो रट्टा मार के आएंगे, तो ये सारा लिखने के बजाय अप टू द पॉइंट लिखे ना। देखें ये लिखा हुआ रूट स्टार्ट ट्रेवर्सल, रूट से आप ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हो यानी मूव स्टार्ट करते हो, आप इधर जाएं या राइट जाएं या लेफ्ट जाएं। लीव्स आर टर्मिनेशन पॉइंट, लीव के बाद हमारा एंड हो जाता है, लीव्स आपके लास्ट नोड्स होते हैं। ठीक है जी, तो टू द पॉइंट आप लिख लिया करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा को विजुअलाइज करने के लिए मल्टीपल टाइप्स हैं और ये चैप्टर 4 है। लाइक बार चार्ट्स है, लाइन ग्राफ्स है, पाई चार्ट आपके पास है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो स्मार्ट सिलेबस से निकाला गया है। तो दो मैंने लिख लिए, कोई भी दो लिख सकते हैं आप। बार चार्ट्स क्या होते हैं, बार चार्ट लिख देंगे और साथ हम लाइन ग्राफ लिख देंगे और ब्रीफली बताना है कि ये क्या बलाएं होती हैं, कैसे विजुअलाइज किया जाता है। बार चार्ट्स आर आइडियल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज को आपने कंपेयर करना ना, तो उसके लिए बार चार्ट्स यूज होते हैं, ये बता देंगे काफी है। ईच बार रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, हर बार एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। बुक में एग्जांपल बताई है कि एक कैटेगरी ये है, दूसरी कैटेगरी ये है। ठीक है जी, तो हर बार बेसिकली अलग अलग कैटेगरी को जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। देखेंगे कि इस कैटेगरी की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड द हाइट और लेंथ, ये जो हाइट इनकी है, ये जो लेंथ है वो क्या बताती है, इंडिकेट्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द कैटेगरी। यहां पर आपके पास कैटेगरी है और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है ना वो आपको बताती है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। इससे आप कंपैरिजन करते हो बिटवीन टू कैटेगरीज, ये पता चल गया बार चार्ट्स का। और जो लाइन ग्राफ होता है ये क्या करता है, इट शोज द ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये ट्रेंड्स बताता है, जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यू बताया था कि यहाँ पर टाइम होगा और यहाँ पर टेम्परेचर होगा, कि हर टाइम पर कितना टेम्परेचर आपका हो रहा है, उसके लिए कौन सा ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ। दे प्लॉट डाटा पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम विद द लाइन। डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास है, इस टाइम पर टेम्परेचर क्या है, इस टाइम पर टेम्परेचर क्या है, इस टाइम पर, उनको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, लाइन ग्राफ बनता है। मेकिंग इट इजी टू ऑब्जर्व चेंजेस, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर कितनी चेंज आ रही है टेम्परेचर के अंदर। ठीक है जी, ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन प्रोबेबिलिटी विद एन एग्जांपल। अब जब डेफिनेशन का वर्ड आता है तो कोशिश किया करें कि जो बुक में डेफिनेशन है आप वही लिखें, क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं होती, लेकिन अपने वर्ड्स में भी होगी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई टू एट लीस्ट कॉपी दैट डेफिनेशन जब डिफाइन का। जब ब्रीफली एक्सप्लेन आ जाए ना, फिर आपकी मर्जी अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बुक से मैंने पोर्शन लिया हुआ है, तो इसमें देखें प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। बस इतना ही कर लेना तो काफी है, ये डेफिनेशन हो गई कि आपने एक इवेंट के अक्कर होने का चांस बेसिकली स्टडी करना है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट हेल्प्स अस मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन नोन इंफॉर्मेशन। ये सारी एग्जांपल लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। यहां पर एग्जांपल उसने एक फेयर कॉइन के लिए कि उसको हम फ्लिप करते हैं, ठीक है, सिक्का के जैसे टॉस हम करते होते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल। यानी अब दोनों की जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। ये इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि दोनों का अक्कर होने का चांस 50-50 है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हेड का चांस भी 50% है और 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 विच इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है, 1/2। तो हेड का भी अक्कर होने का चांस 1/2 है और टेल के अक्कर होने का चांस भी कितना है, 1/2 है। तो इसका मतलब है कि किसी एक का निकालना हो तो हमारे पास टोटल आउटकम्स का मतलब है कि या हेड आ सकता है या टेल। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो टोटल पॉसिबिलिटी नीचे आ जाएंगी और हम किस में इंटरेस्टेड हैं, वो ऊपर आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हाफ हमारे पास आती है। तो ये एग्जांपल भी हो गई हमारे पास,
कॉइन को फ्लिप करने की, कि हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। हम किस में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कंप्यूट कर रहा है कि एक दफा हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। को हेड तो एक ही है कॉइन के अंदर और दोनों के साइड पर हेड और टेल लिखा हुआ है, तो नीचे 2 आ गया, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम्स 2 हैं, दैट्स इट। और ये डेफिनेशन आप लिख दें, ठीक है जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमने पूछा गया मीडियम निकाले, 6 स्टूडेंट्स का स्कोर हमें गिवन है। अब यहां पर बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 6 हैं और उनका स्कोर भी बता दिया गया। सबसे पहला काम क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो पहले हम लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 50, फिर 60, ठीक है, फिर 70, फिर 80 और फिर 90, और 6 एलिमेंट्स हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 क्या है, इवन है कि ऑड है। 6 तो इवन है, तो हम क्या करेंगे, 6/2 कर लेंगे। जब 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट इनकी एवरेज ले लेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मिड पॉइंट, कि मिड वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, तो जो सेंटर वाले 2 नंबर है ना, मिड वाले, इनकी एवरेज लेंगे। अगर नंबर n, अगर n क्या हुआ, इवन, अगर ऑड हुआ तो फिर हम सेंटर लेते हैं, 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, अगर 7 होंगे तो दरमियान वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो डाटा क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, टोटल काउंट 6 है, तो थर्ड और फोर्थ जो वैल्यू है ना, एलिमेंट है, उसका हम क्या ले लेंगे, एवरेज, 60 + 70/2। अगर ऑड हुआ तो फिर क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास होता है 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है जी, ये होते। तो फिर देखें कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स टोटल आपके पास 5 है। n कितना है, ये 5। तो मीडियन कैसे लेंगे, मीडियन लेने के लिए हम करेंगे n + 1/2 वैल्यू, ये ले लेंगे। तो 5 + 1/2 6/2 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट हमारा आंसर आ जाएगा। 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, थर्ड एलिमेंट आपका मीडियन आ गया। तो मीडियन बेसिकली आपको मिड पॉइंट बताता है, मिड वैल्यू बताता है, उस डाटा की मिड वैल्यू क्या है, ठीक है जी। तो इवन और दोनों केसेस मैंने आपको करवा दिए और हमने कंप्यूट कर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ब्रीफली डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी लोग गलती करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर। यानी आपने कोई स्टार्टअप शुरू करना है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको डेवलप करना है, उसको लॉन्च करना है, उसको रन करना है, इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स प्राइमरी गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम, और प्राइमरी मकसद क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कौन सा प्रॉब्लम, कोई भी रियल लाइफ का प्रॉब्लम जिससे लोगों के लिए आसानी हो। मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये बिजनेस की टर्म है कि आपने कोई बिजनेस वेंचर करना है जिसमें रिस्क भी हो सकता है, जिसमें लॉस भी हो सकता है, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड क्रिएट वैल्यू, द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट वैल्यू by identifying market needs, कि मार्केट की क्या नीड्स है, एंड डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस, और आपने नए सॉल्यूशंस जो है, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने हैं, while accepting financial risk। काफी मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है क्योंकि हमने ब्रीफली डिफाइन करना है, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें की प्रोसेस क्या है, इसमें की ये स्टेप है कि ये वाला प्राइमरी गोल है प्रॉब्लम सॉल्व करना और क्रिएट वैल्यू करना, ये बस इसका प्राइमरी है। और हम क्या करेंगे, एक बिजनेस लॉन्च करेंगे, बिजनेस आइडिया, यानी हमारे पास कोई आइडिया होगा, हम उसको लॉन्च करेंगे, रन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट नीड, कि यूजर्स की क्या जरूरत है, और उसमें रिस्क का चांस भी होता है कि डैमेज भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है आपका। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपने एक बिजनेस वेंचर करना है, और इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। तो जितना हो सके उतना आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इसमें स्टेप्स होते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं, इट इज अ मेथड दैट हेल्प्स अस टू लुक एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाम से जाहिर है कि डिजाइन थिंकिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस, अबाउट द मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। डिफरेंट एंगल से प्रॉब्लम को देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि भाई इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और कौन सा मुझे लेना है। इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू सॉल्यूशंस, डिजाइन थिंकिंग इनकरेजेस us to find, understand the problem deeply। सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से कि प्रॉब्लम है क्या। दिस मेथड इन्वॉल्व्स 5 की स्टेप्स, इसके 5 स्टेप्स हैं। एम्पैथाइज, इसमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ही बेसिकली होती है। फिर हम डिफाइन करते हैं, फिर आइडिएट करते हैं, आइडियाज डिफरेंट लाते हैं सॉल्व करने के लिए, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है किसमें, डिजाइन थिंकिंग के अंदर। यानी बेसिकली हम डिफरेंट एंगल से एक प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस प्रपोज करेंगे,
सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस पिच। बिजनेस पिच की जो है ना वो इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत बताएं जी। तो मैंने 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन बुक वाला। अब बिजनेस पिच इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंस बतानी थी ना, इस वजह से है बिकॉज इट क्लियरली प्रेजेंट्स अ बिजनेस आइडिया टू इन्वेस्टर्स। बिजनेस पिच का मतलब है कि आपके पास एक शॉर्ट सी समरी होगी, एक प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, जो आप प्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टर्स को, ठीक है, या जो बंदे खर्चा कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। जिस तरह कि आपने शार्क टैंक वाला देखी होगी एपिसोड्स के, लोग आइडिया लेकर आते हैं और इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह या एंटरप्रेन्योर बैठे होते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा आइडिया है, हम इस पर काम करना चाहते हैं और इस आइडिया पर हम ये करेंगे तो उससे ये हो जाएगा, उनको प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। तो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और फिर उसमें अपने पैसे लगाते हैं, ठीक है ना, अपना सरमाया लगाते हैं और उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। तो बिजनेस पिच बेसिकली वही चीज है। इट क्या कहता है, क्लियरली प्रेजेंट अ बिजनेस आइडिया टू इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स या कस्टमर्स, कुछ भी हो सकते हैं, या जो पैसा लगा सकते हैं, इन अ शॉर्ट एंड कन्विंसिंग वे। बड़ा जबरदस्त तरीके से लिखा होता है, शॉर्ट और क्रिस्पी लिखा होता है, बताया जाता है कि मेरा ये आइडिया है और मैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन व्हाट द आइडिया इज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन है, जो आइडिया लेकर आ रहा है, वो जो बिजनेस पिच बनाता है बेसिकली, कि आइडिया क्या है, व्हाई इट इज वैल्यूएबल, इसकी जरूरत ही क्या है, एंड व्हाई अदर्स शुड सपोर्ट इट, और आप लोगों को इसको सपोर्ट क्यों करना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये होता है बिजनेस पिच का थीम। तो ये आपको जितना अच्छी बिजनेस पिच होगी उतने आपके इन्वेस्टमेंट आने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये बुक का लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लें, इसमें देखें वही चीजें शामिल हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि इन्वेस्टर को अपनी तरफ तवज्जो दिलानी है और उनसे पैसा वसूल करके इन्वेस्ट करवाना है, आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है कि मोस्ट फेमस कंपनीज इन द वर्ल्ड लाइक एप्पल है, गूगल है, उन्होंने सिंपल बिजनेस पेज से स्टार्ट लिया था। द फाउंडर्स हैड टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज क्लियर टू गेट सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। उनको पता था कि उनको करना क्या चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कन्वे भी कर दिया सूटेबल पर्सन को जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपने अपने आइडिया जो है ना उसको सेल करना है, लोगों को बताना है कि जो मैं ये करना जा रहा हूं ना कमाल हो जाएगी। यहां पर उसने जूस शॉप की एग्जांपल दिया है कि आपके महल्ले में कोई जूस नहीं है, आपके पास फ्रेश सेब पड़े हैं, किन्नू पड़े हैं, उनका आप ताजा जूस दे रहे हो। तो ताजा जूस जब लोग देखते हैं ना, तो डब्बों वाला दूध में तो खैर केमिकल्स होते हैं, उनको यूज नहीं करना चाहिए। जब आप फ्रेश जूस दे रहे हो ना, तो लोग कहते हैं हाँ यार ये कोई अच्छी चीज आ रही है, पहले इस इलाके में नहीं थी, तो चलो हम सपोर्ट करते हैं, हम दुकान बनाते हैं, उसमें कोई इक्विटी रखते हैं और बाकी डिफरेंट और चीजें भी होती हैं। तो ये हमने कर लिया जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट, और जो सब्जेक्टिव पार्ट 3 है, इसमें चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है, 3 से 4 से 5 से 7 से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन सबसे आ रहा है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर हैं और हमने कोई से 3 करने हैं। तो अभी हम करने लगे हैं सब्जेक्टिव पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 2, 3, 4 जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम using a while loop to print all the odd numbers between 1 and 100। 1 और 100 के दरमियान जितने आपके पास odd numbers है ना, वो आपने प्रिंट करने हैं। also count and print total numbers of odd numbers, और कितने odd numbers आ रहे हैं उनको भी आप शो करें। अब इसमें 2 चीजें हमारे पास हैं, वो 2 चीजें ये हैं कि बिटवीन लिखा का मतलब है कि आप 1 और 100 जो है ना उसको आप प्रिंट ना करें। एक तरीका तो ये हो सकता है, या दूसरा तरीका यह है कि हम 1 से स्टार्ट कर लें। सो मैंने कोड कैसे किया होगा आपको समझा देता हूं, क्योंकि और नंबर हमें पता है 1 होता है, फिर उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और लास्ट हमारे पास क्या होगा 99 होगा, ठीक है। क्योंकि 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 50 और नंबर होते हैं और 50 ही इवन नंबर होते हैं। तो ये नम जो है इसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया कि ये पहला नंबर हमारा और नंबर है, और एज्यूमिंग दैट कि हम इसको भी शो करना चाहते हैं। लेकिन बिटवीन का मतलब ये भी होता है कि 1 और 100 में ये दोनों नंबर ना आए बल्कि अगला नंबर आए, तो उसके लिए फिर हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है जी। और क्योंकि काउंट भी करना है, काउंट वेरिएबल बनाया, और ये दोनों इंटीजर्स हैं क्योंकि होल नंबर हमने इनिशियलाइज किए, ठीक है। इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने और नंबर हमने प्रिंट कर लिए हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले
हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। अब व्हाइल लूप कंडीशन पर डिपेंड करता है। हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक ये जो नंबर है ना ये 100 से छोटा है। जब तक ये नंबर 100 से क्या है, छोटा है, जब तक छोटा है ये लूप चलता रहेगा। व्हाइल में यहां पर कंडीशन होती है और कंडीशन के बाद हम कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, कॉलन। तो कंडीशन क्या है, जब तक नंबर 100 या उससे छोटा रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। तो अब देखो नंबर कितना है, 1। क्या 1 100 से छोटा है? यस, छोटा है। फिर टैब प्रेस करें, प्रिंट करेंगे नम को। नम को हम प्रिंट कर लेंगे। नम का मतलब है कि अगर देखें 1 से स्टार्ट किया तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट करने के बाद काउंट को हमने इंक्रीमेंट करना है। सो यहां पर काउंट प्लस इक्वल का मतलब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये बराबर किसके होता है, ऐसे होता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये बेसिकली ना इस स्टेटमेंट के बराबर है, ये दोनों इक्विवेलेंट आपस में। तो हम काउंट को प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट कर लिया कि एक नंबर प्रिंट हो चुका है हमारा। और नेक्स्ट नंबर क्या है, क्योंकि ऑड नंबर में हम 2 बढ़ाएंगे तो अगला ऑड नंबर आएगा, तो इस वजह से नम इज इक्वल टू नम प्लस 2 कर रहे हैं या नम प्लस इक्वल टू 2 कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हम नेक्स्ट ऑड नंबर पर चले जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोबारा फिर कंडीशन टेस्ट होगी। अब देखें नम कितना हो गया, यहां पर नम 3 हो जाएगा। ये चेक करेगा क्या 3 100 से छोटा है, यस छोटा है। तो ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा 3 को प्रिंट करेगा, यहां पर 3 आ जाएगा, फिर 5 एंड सो ऑन। और उसको हम काउंट भी करते रहेंगे और एंड पर हम देखेंगे तो टोटल काउंट हमारे पास 50 हो जाएगा। और यही हमने क्या करना था, ये प्रिंट भी करना था और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स भी प्रिंट करने थे कि काउंट कितना हो गया, उस नंबर को प्रिंट भी कर दें। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहां पर अगर इवन नंबर आ जाए कि आपने इवन नंबर को शुरू करना है बिटवीन 1 एंड 100, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे, 2 से। नम 1 की जगह 2 आ जाएगा और बाकी पूरे कोड में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि अगला इवन नंबर, इसमें 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा और कंडीशन भी यही रहेगी और 100 भी शो होगा। ठीक हो गया जी। तो ये 8 नंबर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। हाउ डू दे इंपैक्ट द चॉइस ऑफ एन एल्गोरिदम फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, जैसे कि नाम से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आता है। तो अच्छा, अब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, हमारा एक एल्गोरिदम है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लिखा है, उसमें आपका जो रन टाइम है उस एल्गोरिदम को कंप्लीट करने का, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट होता है तो जो रन टाइम है वो कैसे चेंज होता है एज वी इंक्रीज द इनपुट साइज। ये तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपका अगर इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो रैम है, जो आपकी मेमोरी स्टोरेज है, वो कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों मेजर्स को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम इसको पढ़ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीजेस। रनिंग टाइम का मतलब है आपने अपने एल्गोरिदम को रन किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो रनिंग टाइम किस तरह इंक्रीज हो रहा है एज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा ग्रोज। अब ये इनपुट डाटा क्या है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं फैक्टोरियल के साथ। मिसाल के तौर पर आपने फैक्टोरियल कंप्यूट करना है 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल करना है तो फैक्टोरियल में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस हो रही होती हैं। तो ये जो आपके ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ना, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये हेल्प करते हैं रन टाइम कंप्यूट करने में कि कितनी दफा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कितनी दफा एडिशन हो रही है एंड सो ऑन। तो 2 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 करेंगे। और 3 फैक्टोरियल में 3 मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 into 2 into 1। तो इसका आंसर कितना आता है, 6 आता है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है, 100 फैक्टोरियल करेंगे तो 100 प्रोडक्ट्स होंगे, 100 into 99 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जितना n नंबर है उतने प्रोडक्ट्स या मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ON कहते हैं। ये जो O है ना, इसको हम बिग O कहते हैं और ये बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का एक पैरामीटर है, एक तरीका है जिससे पता चलता है कि एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ये डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि जैसे जैसे इनपुट डाटा ग्रो कर रहा है, हमारे उस एल्गोरिदम का रन टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम परफॉर्म्स when dealing with larger amounts of data। यानी जब हमारे पास डाटा इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा एल्गोरिदम किस तरह परफॉर्म करेगा, तो ये उसको मेजर करता है बेसिकली। और इसके एक एग्जांपल यहां पर उसने मेंशन किया है, कंसीडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। यानी आपके पास नंबर्स है और एक लिस्ट के अंदर है, उसको आपने सॉर्ट करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मिसाल तो रैंडम नंबर पड़े हैं
2 1 5 3 ये 3 नंबर हैं। इनको सॉर्ट कैसे करेंगे? पहले 1 आएगा, यानी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मल्टीपल वैसे तरीके होते हैं सॉर्टिंग के, ठीक है, लेकिन आसान तरीका क्या है कि इन दोनों को कंपेयर करें, 1 आ गया और फिर 2 इधर आ गया, फिर अगले दोनों को कंपेयर करें और फिर अगले दोनों को कंपेयर करें, उसके बाद देखें दोबारा फिर से स्टार्ट करें एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा 1 2 3 5। ये सॉर्टिंग का अल्टीमेटली क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें मल्टीपल वेज हैं सॉर्ट करने के। तो यहां पर लिखा हुआ है इफ द लिस्ट कंटेन्स ओनली अ फ्यू नंबर्स टास्क माइट बी क्विक। टास्क क्विक हो सकता है। हाउएवर एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीजेस, हमने लेट्स से यहाँ पर 4 नंबर लिए, अगर हमारे पास यहाँ पर 1000 नंबर्स होते फिर हम क्या करते? द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज होता। वो इंक्रीज कैसे होगा? ये डिपेंड करता है। ज्यादातर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का जो बिग ओ नोटेशन होता है वो n स्क्वायर होता है, और n स्क्वायर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। यानी ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। वर्स्ट केस जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है मेजोरिटी सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, वो क्या होती है? n स्क्वायर होती है वर्स्ट केस में। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या बताता है? इट अलाउज अस टू प्रिडिक्ट हाउ दिस रन टाइम स्केल विद द इनपुट साइज। स्केल का मतलब यह है कि रन टाइम कैसे इंक्रीज हो रहा है जैसा कि इनपुट साइज इंक्रीज होता है। अब इसको कंपेयर करने के लिए यहां पर हमारे पास ग्राफ है, और ये ग्राफ अगर एग्जाम में आता है तो आपने जरूर बनाना है। यहां पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी मेंशन की हुई है। यहां पर देखें एक्स एक्सिस में इनपुट साइज है, और इनपुट साइज आपका बढ़ता जा रहा है। वो एरे का साइज हो, लिस्ट का साइज हो, वो इनपुट डाटा हो, उसका साइज बढ़ेगा तो जो रन टाइम है, तो वाई एक्सिस में क्या है? रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम, एग्जीक्यूशन टाइम बेसिकली किस तरह इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास O1 है। O1 तब होता है जब हमारा रन टाइम इनपुट पर डिपेंड ही ना करें। मिसाल के तौर पर हमने बस एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो तो हमेशा एक ही दफा चलनी है, या असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे यूज हुए हुए हैं, तो उन केसेस में हमारा इनपुट डाटा अगर इंक्रीज भी होता जाए तो ये प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह जो सिंपल है, इसका रन टाइम पर कोई असर नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट रन टाइम है। और इसके बाद देखें ON, जैसा कि मैंने फैक्टोरियल की एग्जांपल में आपको बताया, या नॉर्मली जो सिंगल लूप्स होते हैं जो कि n टाइम्स रन होते हैं, और आपने n टाइम्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं सिंगल लूप के अंदर, जिसमें 1 लूप लगा होता है सिंपल, उसकी इन जनरल ON टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। और ये जो ON स्क्वायर है, ये ज्यादातर आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, उनके जो वर्स्ट केस होते हैं उसमें उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि उसको n स्क्वायर टाइम सॉर्ट किया जाता है। पहले n टाइम किया जाता है, फिर n टाइम्स किया जाता है, ठीक है ना। इस वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो में उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और बेस्ट क्या है? ट्रीज के अंदर नॉर्मली या ट्रेवर्सल करते हैं तो log n आता है। log n टाइम कम्प्लेक्सिटी कब आती है? जब हमारे पास डिवीजन हो रही हो। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास 1 से लेकर 100 नंबर्स हैं, और मैंने गेस करना है कि नंबर कहां पर लाई करेगा। तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि नंबर जो है 50 से कम होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने अपने डाटा सेट को डिवाइड कर लिया 2 पोर्शंस में, तो ये डिवीजन हो गई। उसके बाद अगर मुझे पता चल जाए कि 50 से कम है, फिर मैं 25 एक मिड पॉइंट ले लूंगा, फिर सर्चिंग करूंगा। तो इसको बाइनरी सर्च करते हैं, तो उसमें जबरदस्त जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है। तो अब इन एल्गोरिथम्स को अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कौन से वाला है? O log n है, जिसमें बिग O log n आता है, क्योंकि इसमें डाटा डिवाइड हो रहा है। और सबसे वर्स्ट केस क्या है? ये है। ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पर कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स पर डिपेंड करता है कि उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी, ठीक है। इनको यहां से उसने डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है। बिग O नोटेशन यूजिंग सिंबल्स टू डिस्क्राइब रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम चेंजेस विद द साइज ऑफ इनपुट। इस तरह मैंने बता दिया कि रन टाइम कैसे चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट साइज। तो पहले हमारे पास नोटेशन है जी O1, इसको हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं। द रन टाइम रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज। जैसे कि मैंने बताया, प्रिंट एक स्टेटमेंट एक लूप के अंदर लिखी हुई है, और उसमें n पर डिपेंडेंसी भी कोई नहीं है। आपका लेट्स से फिक्स नंबर ऑफ टाइम लूप चल रहा है, 4 टाइम्स लूप चल रहा है बस, या 5 टाइम चल रहा है, n पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो O1 होगी। कांस्टेंट टाइम हमारे पास आएगा। लीनियर टाइम कैसे आएगा? अब यहां पर देखिए ना, लीनियर वाले जो ग्राफ में हमने देखा, जैसे इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है, आपका जो रन टाइम है वो भी इंक्रीज कर रहा है। लीनियर में क्या होता है? जिस तरह के आपको मैंने फैक्टोरियल की एग्जांपल बताई कि इसमें लीनियरली रन टाइम इंक्रीज होता है। द रन टाइम ग्रोज लीनियरली विद द इनपुट साइज। फॉर एग्जांपल, उसने एक एग्जांपल दी हुई है, Suppose there are n students in a college, each with a unique ID. सबका unique ID है. If we need to find a specific student by searching through a list of all n students, the time it take depends on the number of students. Hence, it is linear. यानी इसका big O(n) आता है. क्यों आता है? वो कहता है कि आपके पास n स्टूडेंट्स हैं और उनकी यूनिक आईडी है, और आपको नहीं पता, आपने उस आईडी को सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए लेट्स से आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, n की वैल्यू 100 है, तो आप पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, तो जहां पर भी वो आ गया वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो
वो हमें नहीं पता कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट में है, लास्ट में है, तो इस वजह से हमें n टाइम्स उसको सर्च करना पड़ेगा आउट ऑफ n स्टूडेंट्स में से। इस वजह से इसकी लीनियर क्या है, टाइम कंप्लेक्सिटी है या बिग O n है, सिंपल। तो इस तरह छोटा सा सिनेरियो दिया जा सकता है जिसमें आपको बताना होगा कि इस प्रॉब्लम की या एल्गोरिदम की जो टाइम कंप्लेक्सिटी है वो बिग O1 है, बिग O n है, n स्क्वायर है या log n है। एक n log n भी होती है, लेकिन इसमें log n वाला सिंपल मेंशन किया गया है, जबकि डिवीजन हो रही होती है, आपकी सर्चिंग हाफ में कन्वर्ट हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी O n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टाइम। इसमें टाइम कंप्लेक्सिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक वेरी करती है। The runtime increases with the square of the input size. For example, consider a scenario where n students in a college are participating in a programming competition. n student programming competition में हिस्सा ले रहे हैं and we want to compare the performance of each pair of students. अब यहाँ पर हम comparison कर रहे हैं between two students. pair का मतलब है कि ये student कैसा perform कर रहा है, फिर ये कैसा perform कर रहा है, फिर अगले दो के दरमियान, फिर अगले दो के दरमियान, and so on. To do this, we must compare each student with every other student. देखा ना, इसका इसके साथ कंपेयर किया, इसके अगले के साथ, अगले के साथ, एंड सो ऑन। हर दो स्टूडेंट्स करके हम कंपेयर करते जा रहे हैं, तो इसमें तो ये कंपैरिजन भी हो रहा है, इसका अगले के साथ भी हो रहा है, यानी इस स्टूडेंट का कंपैरिजन पिछले के साथ भी हो रहा है और अगले के साथ भी हो रहा है, तो ये भी n टाइम लेगा, ये भी n टाइम लेगा। इस वजह से इसकी O n स्क्वायर है। द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इज द सम फॉर फर्स्ट n-1 इंटीजर्स। तो इसका मतलब यह है कि आपने हर स्टूडेंट का, लेट्स से आपके पास 100 स्टूडेंट है ना, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले स्टूडेंट का 99 के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है, पहले स्टूडेंट का 99 के साथ होगा, फिर अगले का 99 के साथ होगा, फिर अगले का 99 के साथ होगा। तो n स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का बाकी सारे स्टूडेंट वो कितने हैं, वो n-1 है। लेट्स से पहला बंदा है तो पहले बंदे का 99 लोगों के साथ होगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो 100 स्टूडेंट्स का 99 के साथ कंपैरिजन होगा, तो प्रोडक्ट हो रहा है ना। इस वजह से इसकी जो टाइम कंप्लेक्सिटी निकलती है वो n into n-1 निकलती है, दैट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। और लास्ट वाला है O log n, ठीक है, लॉगरिथमिक टाइम। द रन टाइम ग्रोज लॉगरिथमिकली, मीनिंग इट इंक्रीजेस वेरी स्लोली रिलेटिव टू द इनपुट साइज। ये बेस्ट है, यानी जिस एल्गोरिदम की टाइम कंप्लेक्सिटी लॉग में आती है वो बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर आप देखें ना, ये बड़ा स्लोली इंक्रीज हो रहा है, आपका इनपुट डाटा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये येलो कलर की लाइन देखें, ये बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, यानी टाइम कंप्लेक्सिटी में बेस्ट है, क्योंकि रन टाइम तकरीबन सेम रह रहा है, और अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो बहुत स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये ऐसा होता क्या है, ये उन तमाम एल्गोरिदम्स में होता है जब आपकी सर्चिंग या जो भी आप एलिमेंट फाइंड कर रहे होते हैं वो आपका डिवाइड हो जाता है, यानी आपको हाफ सर्च करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर Imagine you are thinking a number, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी 1 to 100, I want to guess it, I can only ask, मैं पास ये पूछूंगा कि ये 50 से बड़ा है कि छोटा है, तो इसका मतलब है मैंने सर्चिंग को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। इज इट ग्रेटर देन 50, अगर मुझे पता चल जाए ये 50 से बड़ा है तो फिर मैं अगले 50 में सर्च करूंगा, 50 से छोटा तो पिछले 50 नंबर में सर्च करूंगा, तो मेरी सर्च हाफ होगी बेसिकली। तो जब भी इस तरह आपका टाइम ऑफ सर्च जो है हाफ हो जाता है तो उसके लिए हम log n को यूज करते हैं। एवरी टाइम आस्क अ क्वेश्चन आई कैन रेंज हाफ दिस प्रोसेस, इसको बाइनरी सर्च कहते हैं और लॉगरिथमिक कहते हैं। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम का डिफरेंट टाइम कंप्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास स्पेस कंप्लेक्सिटी होती है, इसमें हम क्या कंपेयर करते हैं कि जैसे इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं वो कैसे इंक्रीज हो रही है, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। आपका एल्गोरिदम मेमोरी कितनी यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी, जैसा कि इनपुट साइज n इंक्रीज करता है। इसमें रैम के साथ है, मेमोरी के साथ होता है लिंक, जैसे इनपुट डाटा इंक्रीज होता है, और टाइम कंप्लेक्सिटी में रन टाइम किस तरह इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बस ये फर्क है। स्पेस कंप्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस ऑफ एन एल्गोरिथम यूजेस, एक एल्गोरिथम कितनी स्पेस यूज कर रहा है वो किस तरह चेंज होती है, वो किस तरह इंक्रीज होती है एज द साइज ऑफ इनपुट डाटा इंक्रीज। तो इसमें हम मेमोरी या स्पेस को देखते हैं, और ये मेमोरी कौन सी होती है, रैम में होती है, बिकॉज अगर एक प्रोग्राम का डाटा बहुत ज्यादा है और उससे स्टोरेज भी हम कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और साथ स्टोर भी कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा मेमोरी बेसिकली कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेमोरी साइज इंक्रीज होगा। तो इसमें सारा का सारा जो कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, वो मेमोरी पर है, रैम पर है, कि आप कितनी एक्स्ट्रा रैम यूज करते हो जैसे इनपुट डाटा ग्रो करता है, और उसमें रन टाइम पर डिपेंडेंसी थी, ठीक है जी। It helps us understand how efficiently an algorithm uses memory when handling large data sets. तो जैसे डाटा सेट इंक्रीज हो रहे हैं तो मेमोरी किस तरह एफिशिएंटली यूटिलाइज करनी है, तो एल्गोरिथम ऐसे बनाएंगे हम कि हमारे स्पेस कंप्लेक्सिटी वो क्या है, एफिशिएंट बने।
एग्जाम्पल लेते हैं, इफ एन एल्गोरिथम नीड्स टू स्टोर लिस्ट ऑफ नंबर, हमने इस नंबरों को स्टोर करना है, इट्स स्पेस कंप्लेक्सिटी टेल अस हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर्स इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो लिस्ट में स्टोर करना है, जैसे जैसे आपके वॉल्यूम ऑफ नंबर इंक्रीज हो रहा है, आपका डाटा सेट बढ़ता जा रहा है, तो हमारे पास कितनी मेमोरी और यूज होगी, तो ये स्पेस कंप्लेक्सिटी है। और इसके लिए भी हम बिग ओ नोटेशन यूज करते हैं, तो O1 भी यूज होती है नॉर्मली और ON भी यूज होती है। अब दोनों के कंपैरिजन है कि आप स्पेस कंप्लेक्सिटी हिसाब से बनाएंगे अपना एल्गोरिथम या टाइम कंप्लेक्सिटी के हिसाब से बनाएंगे। अगर तो आपको रैम का मसला नहीं है, आपके पास 32 GB रैम है या इससे ज्यादा रैम है, रैम आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको टाइम बचाना है अपना। मेमोरी बेशक यूज हो जाए, आपने टाइम सेव करना है, तो उसके लिए आप एल्गोरिथम ऐसा बनाएं जो कि जिसका रन टाइम स्लोली इंक्रीज हो रहा हो एज इनपुट इंक्रीजेस। लेकिन अगर आपके पास रैम थोड़ी है, इफ यू हैव लेस रैम, आपके पास कंस्ट्रेंट ये है कि अगर इसमें मैंने डाटा स्टोर करता रहा तो मेरे पास ये सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहते हो, आप टाइम कंप्लेक्सिटी वाला बनाते हो। आप कहते हो स्टोरेज मेरी ज्यादा यूज ना हो, बल्कि अगर टाइम ज्यादा भी लग जाता है, रन टाइम जब भी इनपुट डाटा इंक्रीज होता है, तो मुझे अफोर्डेबल है। तो इस तरह हम सिलेक्शन करते हैं बिटवीन टाइम कंप्लेक्सिटी एंड स्पेस कंप्लेक्सिटी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है डिफाइन ग्राफ, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। अब डेफिनेशन क्या है, अ ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जिस तरह पीछे आपको पता है कि ट्रीज है, ठीक है, क्यूज है, स्टैक्स है, लिंक लिस्ट है, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अ ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस, इसको हम नोड्स कहते हैं। ये जिस तरह ABCDE लिखी हुई है ना, ये नोड्स हैं, इसको वर्टिसेस कहते हैं। कनेक्टेड, एंड दीज वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एजेस, ये एजेस से कनेक्टेड होते हैं। और एज क्या होता है, इट इज अ पाथ और लिंक बिटवीन टू नोड्स और वर्टिसेस। और इसकी नोटेशन क्या है, ग्राफ को G से रिप्रेजेंट किया जाता है और पैरेंथेसिस में V, E, V वर्सेस को शो करता है, E एजेस को शो करता है। ये डेफिनेशन होगी। अब जैसे कि नाम से जरा डायरेक्टेड ग्राफ, ऐसे ग्राफ जिसमें डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये यूनि डायरेक्शनल होंगे। इन अ डायरेक्टेड ग्राफ एजेस हैव डायरेक्शंस, यानी जो पाथ्स हैं उनकी डायरेक्शन है, पाथ एक नोड से दूसरे नोड तक सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकता है, व्हिच मींस दे गो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर इन अ स्पेसिफिक वे। लेट्स से हमारे पास सिटीज हैं, ये ABCDEF, ये आपके पास सिटीज हैं, और यहां पर देखिए हम B सिटी से A में जा सकते हैं, लेकिन A से B में डायरेक्टली नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे, पहले A से C में जाएंगे, फिर C से B में जाएंगे। और ये ऊपर क्या है, इनको वेट कहते हैं, इनको वेटेड ग्राफ कहते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ के B से A तक आने के लिए कॉस्ट क्या लगेगी, इसको मैट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, कि ये आपके पास किलोमीटर हो सकता है, लेट्स से इतने किलोमीटर लग रहे हैं, या इतना टाइम लग रहा है, या इतने रुपीज लग रहे हैं, $10 लग रहे हैं B से A आने में। तो ये कुछ भी मैट्रिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो मेन की चीज क्या है कि यूनिट डायरेक्शन होंगे, आपको एक डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें एरो मैटर करते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एरोज होते हैं। और उसके बाद इसकी एग्जांपल बताएगी जो मैंने आपको बता दी कि ये सिटीज आपके पास है, तो ट्रैवल अगर आपने A से B करना है ना, तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, जिस तरह यहां पर हमने देखा, यहां से B से A हम डायरेक्टली जा सकते हैं, A से B में जाने के लिए पहले C में जाना पड़ेगा, फिर C से B में जाना पड़ेगा। और इसी तरह जो अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हैं उसमें हमारे पास डायरेक्शन मैटर नहीं करती, वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। एजेस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, ये जो लिंक्स हैं, ये जो पास हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप A से B में जाएं, आप B से A में जाएं। जिस तरह लेट्स से हम अगर ये कहें कि A B फ्रेंड्स हैं, तो A B का भी फ्रेंड है, B A का भी फ्रेंड है, ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप, ये वन साइडेड फ्रेंडशिप नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दिस मींस दैट इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू वर्सेस, यू कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस। कंसीडर ग्राफ शोन फिगर दिस, इफ अ पर्सन A is friends with person B, A B का फ्रेंड है तो B A का भी फ्रेंड होगा। ये कोई वन डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल ग्राफ नहीं है। ठीक है ना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रेंडशिप, सो यू कैन मूव फ्रीली बिटवीन फ्रेंड्स। तो इस तरह आप कर सकते हैं, इनको सिटीज के तौर पे आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ आपके हो गए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है जी कि डाटा कलेक्शन मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो बुक में ये लिखे हुए हैं जी, हमारे पास डाटा कलेक्शन मेथड में कोई भी आपने डाटा सेट बनाना है तो पहले आप मल्टीपल वेज हैं आप डाटा कलेक्शन की, काफी आसान टॉपिक है, आप खुद भी कर सकते हैं। सर्वेज हम करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं कि फिल कर दें जनाब, उसमें क्वेश्चनएयर बना होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है इससे हम कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों का सर्वे करके। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप सर्वे करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, काफी आसान टॉपिक है और अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आता है। तो ऑब्जर्वेशन भी हम करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं कि हम कोई चीज देख रहे हैं या मॉनिटर को सब्जेक्ट को कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो इस मेथड से हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी डाटा कलेक्ट
कर सकते हैं। थ्योरेटिकल कंटेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके एक अल्टरनेट आंसर मैंने लिखा हुआ है कि आप सर्वेज क्वेश्चनर बनाएं, इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करके मैंने लिखा हुआ है। और इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं, ये वहां पर मेंशन नहीं था, आप लोगों से इंटरव्यू कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस या आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग या सेकेंडरी डाटा हो सकता है ऑलरेडी, जो आपके पास डाटाबेस लेट से, ठीक है, कोई लॉग्स हो, कोई रिपोर्ट्स हो, या आपने सेंसर से डाटा लेना हो, उधर से भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, बजट कितना है, सैंपल साइज कितना है, यानी कितने लोगों से आपने डाटा कलेक्ट करना है, और आपको कितनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन चाहिए। तो सारे मेथड्स को मिलाकर बेसिकली डाटा कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर, उसमें आके कॉमन क्लासेस बताएं जी, जो कि आपके पास टर्म ऑफ यूज के अंदर पाई जाती हैं, एंड डिस्क्राइब करें हाउ दे प्रोटेक्ट बोथ सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर। तो ये भी थ्योरेटिकल कंटेंट है, इसमें भी आप बता सकते हैं कि भाई जिम्मेदारी जो यूजर की है वो क्या होती है टर्म ऑफ यूज के अंदर, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है ना। एट टाइम्स मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया था, कि हम जब कभी कोई चीज परचेज करते हैं या कोई भी हमने सर्विस लेनी हो, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हमें वो एग्री करनी पड़ती है। अब बैंक्स में आप देखें, बैंक में जब ट्रांजेक्शन हम करते हैं या जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक लगाना पड़ता है, और उसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं कि अगर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। समझ आ गई ना बात की। तो ये सारे रूल लिखे हैं कि यूजर की क्या एप्लीकेशन है। दीज क्लास आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूजर, यूजर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें उन एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, आप पढ़ ले, काफी आसान है। फिर लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी हो गया, दीज क्लासेस लिमिट सर्विस प्रोवाइडर्स लायबिलिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कि अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो बात कहते हैं ना भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है, ये वो इस तरह करके कह देते होते हैं, ठीक है। और प्राइवेसी एंड डाटा यूज, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसमें रीड कर ले, इतना मुश्किल नहीं है। और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का, अगर ये कोई रूल को वायलेट करता है आपका यूजर एंड यूजर, तो फिर उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बला बला, इस तरह करके चीजें लिखी हुई हैं। तो मैंने कोशिश की कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं पूरा पेपर, लेकिन अगर आप फील करते हैं कि कोई चीज मिसिंग है तो आप बेसिकली पूछ भी सकते हैं वाया कमेंट सेक्शन, और इसके बाद इंशाल्लाह जो फिजिक्स है उसका मैं मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।